एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का इजी एजुकेशन हब में। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि लेथ मशीन पर इस्तेमाल किया जाने वाला लेथ एसेसरीज फेस प्लेट क्या होता है। देखिए, लेथ मशीन पर किसी कार्यखंड की मशीनिंग के लिए सबसे पहले उस कार्यखंड को लेथ मशीन पर चढ़ाना पड़ता है। लेथ मशीन पर किसी कार्यखंड की मशीनिंग के लिए सबसे पहले उस कार्यखंड को लेथ मशीन पर चढ़ाना पड़ता है। जैसे देखिए, यह लेथ मशीन का बेड है, यह हेड स्टॉक है। इस हेड स्टॉक से एक मेन स्पिंडल निकला रहता है। इस तरीके से इस मेन स्पिंडल पर एक वर्क होल्डिंग डिवाइस बंधा रहता है। जिस किसी भी वर्कपीस की मशीनिंग करनी होती है उसको ला करके इस वर्क होल्डिंग डिवाइस में पहले बांधना पड़ता है, तभी लेथ मशीन पर मशीनिंग संभव है। लेथ मशीन पर बिना चढ़ाए किसी कार्यखंड की मशीनिंग संभव नहीं है। अब लेथ मशीन पर किसी कार्यखंड को कहां पर बांधा जाता है? वर्क होल्डिंग डिवाइस में। वर्क होल्डिंग डिवाइस में हमने आपको बता दिया था कि चक होता है। वर्क सपोर्टिंग डिवाइस में हमने आपको सेंटर भी समझाया था कि सेंटर क्या होता है। तो वर्क होल्डिंग डिवाइस, ये जो वर्क होल्डिंग डिवाइस है, ये हर एक कार्यखंड को पकड़ेगा जो लेथ मशीन पर चढ़ाया जाएगा। अब कभी कभी कार्यखंड सिलेंड्रिकल होता है, कभी कभी हेक्सागोनल सेक्शन का होता है, कभी कभी स्क्वायर सेक्शन का होता है, लेकिन कभी कभी कार्यखंड ऐसा होता है जिसको चक में नहीं पकड़ा जा सकता है। चक में या दूसरे किसी भी वर्क होल्डिंग डिवाइस में जब कार्यखंड को नहीं पकड़ा जा सकता है, मान लीजिए एक अनियमित कास्टिंग है, एक इस तरीके का कास्टिंग है, इधर बना देते हैं, कास्ट आयरन का बना हुआ एक इस तरीके का कोई ऑब्जेक्ट है। इसके इस पोर्शन का, ये जो सर्कुलर सेक्शन का एक यहां पर सिलेंड्रिकल सेक्शन का पार्ट दिख रहा है, इसके इस पोर्शन का लेथ मशीन पर मशीनिंग करना है। मशीनिंग करना है। जब इस पार्ट के इस वाले पोर्शन का लेथ मशीन पर मशीनिंग करना है, तब आप इसे लेथ मशीन पर कैसे पकड़ पाएंगे? क्या इस कार्यखंड को लेथ मशीन के चक में पकड़ लेंगे? क्या लेथ मशीन के सेंटर में पकड़ लेंगे? कहां पर पकड़ेंगे इस कार्यखंड को? मैग्नेटिक चक, कालेट, हाइड्रोलिक चक कहां पर पकड़ पाएंगे? कहीं पर नहीं पकड़ पाएंगे। तो ऐसे अनियमित आकार के कार्यखंडों को पकड़ने के लिए लेथ मशीन पर एक अलग एसेसरीज आती है जिसका नाम है फेस प्लेट। अब हम देखते हैं कि फेस प्लेट होता कैसा है। देखिए, फेस प्लेट एक सर्कुलर सेक्शन का डिस्क होता है। जैसे एक सर्कुलर सेक्शन का कोई भी डिस्क होता है गोलाकार, उसी तरीके से फेस प्लेट भी एक डिस्क होता है। इसके सेंटर पर पीछे की तरफ एक इस तरीके से हब निकला होता है और हब में इंटरनल थ्रेड बना होता है। इस तरीके से देखिए, एक सर्कुलर डिस्क हो गया। डिस्क में पीछे की ओर क्या है? यह डिस्क का सेंटर लाइन है और इस डिस्क पर क्या होता है? बहुत सारे होल्स एंड स्लॉट्स कटे होते हैं। अब इस फेस प्लेट को हम लोग चढ़ाते कहां है? लेथ मशीन का जो मेन स्पिंडल होता है, जहां पर चक को कसा जाता है, वहीं से उसी मेन स्पिंडल पर से हम लोग चक को हटा देते हैं, या उसी मेन स्पिंडल के एक्सटर्नल चूड़ी में जाकर के इसका इंटरनल चूड़ी फिट हो जाता है। जैसे यह लेथ मशीन का बेड है, यह हेड स्टॉक है, इस पर यह मेन स्पिंडल निकला हुआ है। मेन स्पिंडल पर आप सभी लोग जानते हैं एक्सटर्नल चूड़ी होता है और अंदर मोस्ट टेपर होता है। तो ये जो एक्सटर्नल चूड़ी है, इसी के ऊपर ले जाकर के इस फेस प्लेट का इंटरनल चूड़ी ले जाकर के कस देते हैं। तो इस पर कुछ इस तरीके से फेस प्लेट जो है कि कस करके दिखने लगता है। इस तरह से ये फेस प्लेट इसके ऊपर सेट हो गया। अब जो कोई अनियमित कार्यखंड है, जैसे इस तरीके का कार्यखंड, इसको हम लोग लेथ मशीन पर चढ़ाने के लिए क्या करेंगे? चक में नहीं चढ़ा पाएंगे और दूसरे वर्क होल्डिंग डिवाइस में नहीं चढ़ा पाएंगे, तो इसको हम लोग लेकर के आएंगे फेस प्लेट पर। देखिए, फेस प्लेट को अगर हम एकदम सामने से देखेंगे तो कुछ इस तरीके से सर्कुलर डिस्क की तरह दिखेगा। अब इसके फेस प्लेट का सेंटर ए है। अब इस सेंटर पर चूंकि इस वर्कपीस के इस पोर्शन की मशीनिंग करनी है, तो इसका ये वाला पोर्शन यहीं पर आना चाहिए।
इस तरह से इस वर्कपीस को इस फेस प्लेट पर ला करके चढ़ाएंगे। इसके बाद ये जो होल्स एंड स्लॉट कटे हुए हैं इसी में कुछ बोल्ट नट लगा करके क्लैंप की सहायता से यहां पर एक क्लैंप लगाएंगे। ये जो होल्स और स्लॉट था ऐसे ऐसे, इन्हीं होल और स्लॉट में क्या करेंगे, नट बोल्ट लगा करके इस वर्कपीस को हम फेस प्लेट पर टाइट कर देंगे। देखिए इस तरीके से बहुत सारे होल्स एंड स्लॉट थे। अब क्या करेंगे, इस होल एंड स्लॉट की सहायता से अलग अलग हम इस तरीके की पट्टियों को लेंगे। जिसमें ऐसे होल रहते हैं, इसको हम लोग क्या करेंगे, इस होल एंड स्लॉट की सहायता से फेस प्लेट के ऊपर रख करके इस तरीके से यहां पर नट बोल्ट लगा करके हम इसको टाइट कर देंगे। अब जब इसको इस तरीके का क्लैंप लगा करके नट बोल्ट की सहायता से इस तरह से ढेर सारे बोल्ट रखे रहेंगे हम, क्लैंपिंग बोल्ट। इन क्लैंपिंग बोल्ट को क्या करेंगे, इस क्लैंप के सहारे लगा करके फेस प्लेट में टाइट कर देंगे। अब ये वाला जो आपका वर्कपीस है इस फेस प्लेट पर आकर के यहां पर इस तरीके से दिखने लगेगा टाइट करने के बाद। अब जब लेथ मशीन को चालू करेंगे तो फेस प्लेट घूमने लगेगा, फेस प्लेट के साथ ये वाला वर्कपीस भी घूमेगा जो कि इस पर टाइट किया गया है। अब ये जो जहां पर कार्यखंड की मशीनिंग करनी है इस पोर्शन का, यह पोर्शन यही सेंटर लाइन पर रह करके ही रोटरी मोशन करता रहेगा। अब इस तरीके से टूल लगा करके आप मशीनिंग कर पाएंगे। तो फेस प्लेट लेथ मशीन पर कब इस्तेमाल किया जाता है, एक बार फिर से समझिए फेस प्लेट क्या होता है। फेस प्लेट कास्ट आयरन का बना हुआ एक सर्कुलर डिस्क होता है जिसमें पीछे की ओर एक हब या बॉस निकला होता है। देखिए यह सर्कुलर डिस्क है, ये क्या है, हब या इसको बॉस भी कहते हैं। इस हब या बॉस को लेथ मशीन के मेन स्पिंडल पर ले जाकर के टाइट कर देते हैं। इस तरीके से फेस प्लेट लेथ मशीन के मेन स्पिंडल पर टाइट हो गया। अब फेस प्लेट का इस्तेमाल तब करते हैं जब अनियमित आकार के कार्यखंड तथा कास्टिंग लेथ मशीन पर मशीनिंग किए जाने हो। जब नॉर्मल आपका बेलनाकार कार्यखंड है, हेक्सागोनल सेक्शन का कार्यखंड है, स्क्वायर कार्यखंड है, ऐसे कार्यखंडों के लिए हमारा लेथ मशीन पर कई तरीके के चक होते हैं, जैसे 4जा चक, 3जा चक, 6जा कॉम्बिनेशन चक या मैग्नेटिक चक। उन चकों पर हम लोग क्या करते हैं, पकड़ करके मशीनिंग कर पाते हैं। लेकिन अगर कार्यखंड अनियमित आकार का हो, कास्टिंग हो, जिसको हम लोग किसी चक में न पकड़ पाए, उसके लिए हम लोग क्या लेकर के आते हैं, फेस प्लेट। अब फेस प्लेट की पढ़ाई खत्म हो गई, आपको समझ में आ गया होगा कि फेस प्लेट क्या होता है। अब हम अगले लेथ एक्सेसरीज पर चलते हैं जिसका नाम है एंगल प्लेट। देखिए एंगल प्लेट में क्या एक शब्द इस्तेमाल हुआ है, एंगल। इसका मतलब ये जो प्लेट होता है किसी न किसी एंगल पर मुड़ा होता है क्या, हाँ ये एक एंगल पर मुड़ा हुआ प्लेट होता है। जैसे यह फेस प्लेट में क्या था, कंप्लीटली फेस था, चेहरे की तरह, मतलब फ्लैट था पूरी तरीके से। लेकिन यह जो एंगल प्लेट है यह एक एंगल पर मुड़ा हुआ होता है। देखिए एंगल प्लेट कैसा होता है, इसको आप समझने की कोशिश करिए। एंगल प्लेट कुछ इस तरीके का बना हुआ पार्ट होता है। इसमें क्या होता है, इस पर भी डिफरेंट होल एंड स्लॉट्स बने होते हैं। इस तरीके से अब
ये क्या नई चीज आ गई? अभी तक तो हम लोग फेस प्लेट को समझ रहे थे कि फेस प्लेट, अच्छा फेस प्लेट तब इस्तेमाल किया जाता है जब कोई अनियमित आकार का कास्टिंग हो और उसको लेथ मशीन के दूसरे वर्क होल्डिंग डिवाइसेस पर न चढ़ाया जा सके तो हम लोग उसको फेस प्लेट पर लेकर के आते हैं, चढ़ा करके मशीनिंग कर लेते हैं। अब एक एंगल प्लेट क्या चीज आ गया? क्या एंगल प्लेट भी कोई वर्क होल्डिंग डिवाइस है? क्या एंगल प्लेट भी लेथ मशीन पर इस्तेमाल किया जाता है? जाहिर सी बात है, हम लोग लेथ एसेसरीज पढ़ रहे हैं तो लेथ मशीन पर ही इस्तेमाल किया जाता है ये वाला एंगल प्लेट। एंगल प्लेट कैसा होता है? हमने बताया कि एंगल प्लेट एक 90 डिग्री पर मुड़ा हुआ इस तरीके से एंगल होता है। इस पर भी, इसके भी पूरे के पूरे बॉडी पर जिस तरीके से फेस प्लेट पर होल एंड स्लॉट कटे हुए थे, इस पर भी इस तरीके से होल एंड स्लॉट कटे हुए थे। तो फेस प्लेट का काम तो समझ में आ गया। फेस प्लेट के बारे में तो समझ में आ गया कि फेस प्लेट तब इस्तेमाल किया जाता है जब अनियमित आकार का कार्यखंड हो। लेकिन एंगल प्लेट कब इस्तेमाल किया जाता है? इसको लेथ मशीन पर चढ़ाते कैसे हैं? क्या इसको भी लेथ मशीन के मेन स्पिंडल पर ही चढ़ाते हैं? तो अगर इसको लेथ मशीन के मेन स्पिंडल पर चढ़ाते होंगे तो कैसे चढ़ाएंगे? इस पर कहीं चूड़ी कटा हुआ तो दिख नहीं रहा है, इस पर कहीं हब या बास तो ऐसा है नहीं कि इसको ले जाकर के लेथ मशीन के मेन स्पिंडल पर टाइट कर देंगे। तो इसको लेथ मशीन के मेन स्पिंडल पर टाइट नहीं करते हैं। ये भी एक लेथ एसेसरीज है, लेकिन ये लेथ के मेन स्पिंडल पर अकेले नहीं इस्तेमाल किया जाता है। ये जो एसेसरीज है लेथ के मेन स्पिंडल पर हमेशा कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल किया जाता है। किसके कॉम्बिनेशन में? इनके कॉम्बिनेशन में, फेस प्लेट के कॉम्बिनेशन में। तो अब समझिए एंगल प्लेट भी एक लेथ एसेसरीज है जिसको हमेशा फेस प्लेट के साथ कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल किया जाता है। कैसे कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल किया जाता है अब उसको समझिए थोड़ा सा। फेस प्लेट को आप लोग समझ लिए हैं। फेस प्लेट को अब हम मिटा दे रहे हैं। इस जगह का जरूरत है एंगल प्लेट को समझाने के लिए। अब मान लीजिए आपके पास कुछ इस तरीके का एक कार्यखंड है, पाइप का बेंड। देखिए यह एक पाइप का बेंड है। पाइप का बेंड मतलब जो इस तरीके के बेंड्स होते हैं, इस तरह से, और इस पर एक फ्लेंज बना होता है। इस तरीके का बेंड है। यह जो फ्लेंज होता है इस फ्लेंज के पेरीफेरी पर कुछ होल्स होते हैं और बीच में यहां पर पाइप वाला होल होता है। इस तरीके का फ्लेंज आप लोगों ने देखा होगा। अब जब इससे किसी भी पाइप को जोड़ना होता है तो उस पाइप में भी हम लोग इसी तरीके का फ्लेंज लगा करके नट बोल्ट से क्या करते हैं, सिंपली टाइट कर देते हैं। अब अगर इस बेंड के इस पोर्शन की मशीनिंग आपको करना है, फ्लेंज के पेरीफेरी की, यानी इस परिधि की आपको मशीनिंग करना है, इस परिधि की मशीनिंग आपको लेथ मशीन पर करना है, तब बड़ा असमंजस ये है कि इसको लेथ मशीन पर चढ़ाए कैसे। बिना लेथ मशीन पर चढ़ाए तो इसकी मशीनिंग संभव नहीं है। तो इसको लेथ मशीन पर चढ़ाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको लेथ मशीन पर चढ़ाने के लिए हम लोग चक का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। न ही 4 चक में इसको पकड़ पाएंगे, न ही 3 चक में पकड़ पाएंगे, न ही 6 कॉम्बिनेशन चक में, न ही मैग्नेटिक चक में, क्योंकि इसके इस पोर्शन की मशीनिंग करनी है तो इसके इस पोर्शन को लेथ मशीन के सेंटर पर लाना पड़ेगा। या यह कह लीजिए कि इसके इस पोर्शन को जिस परिधि की हमें मशीनिंग करनी है उसको हमें क्या करना होगा, लेथ मशीन के मेन स्पिंडल वाले सेंटर से मैच कराना पड़ेगा। तो कैसे मैच कराएंगे, किस लेथ एक्सेसरीज में इसको पकड़ेंगे? तो इसको पकड़ने का एक जुआड़ है। जुआड़ देखिए कैसे पकड़ेंगे। इसको लेकर के आएंगे हम लोग एंगल प्लेट पर। देखिए इसी के नीचे हमने क्या बना दिया,
एंगल प्लेट लगा दिया। ए वाला जो एंगल प्लेट है इसको क्या किया हमने, इसी जो हमारा बेंड है जिसके फ्लेंज की मशीनिंग करनी है उसके नीचे हमने क्या कर दिया, एंगल प्लेट लगा करके यहां नट बोल्ट से इसी तरीके से इधर भी हमने क्या किया, टाइट कर दिया। अब क्या करेंगे, अब इसके इस पोर्शन की इसकी यानी कि इसके इस पोर्शन की मशीनिंग करनी है तो इसको कहां पर रखना पड़ेगा, लेथ मशीन के मेन स्पिंडल के सेंटर पर ऐसे। तो अब इस एंगल प्लेट को हम मिटा दे रहे हैं। आप लोग समझ गए हैं कि एंगल प्लेट देखने में कैसा होता है। यह कास्ट आयरन का बना हुआ एक एंगुलर प्लेट होता है जिस पर ढेर सारे होल्स एंड स्लॉट कटे होते हैं। अब हमें समझाना है, यहाँ पर फेस प्लेट लगाना है, इसलिए हम इसको मिटा रहे हैं। अब देखिए ए वाला क्या है, ए वाला आपका वर्क पीस है जिसकी मशीनिंग करनी है। ए वाला क्या है, एंगल प्लेट है। अब एक फेस प्लेट लेंगे, आप सभी जानते हैं फेस प्लेट के पीछे इधर की तरफ क्या होता है, हब या बॉस। इस हब या बॉस में इंटरनल चूड़ी होती है। अब देखिए कॉम्बिनेशन कैसा बन गया, ए क्या है, फेस प्लेट, ए वाला क्या है, ए एंगल प्लेट, इसके ऊपर क्या बंधा हुआ है, ए वर्क पीस। अब यह लेथ मशीन के मेन स्पिंडल में टाइट कर दिया जाएगा। जब मेन स्पिंडल घूमेगा तो ये क्या होगा, फेस प्लेट घूमने लगेगा। जब यह फेस प्लेट घूमने लगेगा तो क्या हो जाएगा, इसमें बंधा हुआ यह एंगल प्लेट भी घूमेगा। जब एंगल प्लेट घूमेगा तो क्या है, एंगल प्लेट पे बंधा हुआ ये जो बेंड है, वर्क पीस है या पाइप का बेंड है जिसके फ्लेंज की मशीनिंग करनी है, इसको सेंटर पर हम लोगों ने टाइट किया है। अब ए भी घूमने लगेगा। इस तरीके से क्या होगा, इसका ये वाला पोर्शन यह फ्लेंज जिसकी मशीनिंग हमें करनी है, ए फ्लेंज अपने ही एक्सिस पर रह करके इस तरीके से घूमना शुरू कर देगा। अब जब घूमना शुरू कर देगा तो यहां से नीचे से हम लोग कैरिज से टूल को लेकर के आएंगे, इस तरीके से सटा के मशीनिंग कर लेंगे। अब आपको समझ में आ गया होगा कि एंगल प्लेट का इस्तेमाल क्या है। तो देखिए यहां पर हमने आपको दो लेथ एक्सेसरीज पढ़ाई, फेस प्लेट और एंगल प्लेट। दोनों के बारे में हम आपको बता दें कि दोनों ही कास्ट आयरन का बना होता है। दोनों के बॉडी पर ढेर सारे होल्स एंड स्लॉट कटे हुए होते हैं। फेस प्लेट को लेथ मशीन के मेन स्पिंडल पर सीधे चढ़ाया जा सकता है, जबकि एंगल प्लेट को लेथ मशीन के मेन स्पिंडल पर सीधे नहीं चढ़ाया जा सकता। फेस प्लेट पर पीछे की तरफ हब या बॉस बना होता है, उसमें इंटरनल चूड़ी कटी होती है। उसी इंटरनल चूड़ी को मेन स्पिंडल पर बने हुए एक्सटर्नल चूड़ी में टाइट कर देते हैं। फेस प्लेट का इस्तेमाल तब करते हैं जब किसी अनियमित कास्टिंग की लेथ मशीन पर मशीनिंग करनी हो, लेकिन एंगल प्लेट का इस्तेमाल लेथ मशीन पर अकेले नहीं किया जाता है। इसको हमेशा फेस प्लेट के साथ इस्तेमाल किया जाता है। जब कोई विशेष प्रकार का कार्यखंड जिसको फेस प्लेट पर भी चढ़ा करके मशीनिंग न किया जा सके, उसको फेस प्लेट के साथ एंगल प्लेट को फेस प्लेट के साथ पहले नट बोल्ट के से टाइट कर देते हैं, उसके बाद एंगल प्लेट पर वर्कपीस टाइट कर लेते हैं और मशीनिंग कर लेते हैं। अब आपको समझ में आ गया कि फेस प्लेट और एंगल प्लेट दोनों क्या होता है। अब हम अगले लेथ एक्सेसरीज पर चलेंगे जिसका नाम है लेथ मैंड्रेल। अभी तक हम जितने भी लेथ एक्सेसरीज पढ़ रहे हैं उनका उद्देश्य क्या रहा है, उनका उद्देश्य रहा है जिस कार्यखंड की लेथ मशीन पर मशीनिंग की जानी है उसको सुरक्षापूर्वक सुविधाजनक ढंग से लेथ मशीन पर चढ़ाना। जैसे आपने लेथ एक्सेसरीज में लेथ चक को पढ़ा। लेथ चक क्या था, एक तरीके का वर्क होल्डिंग डिवाइस था। लेथ मशीन पर किसी कार्यखंड को पकड़ने के लिए लेथ चक इस्तेमाल किया जाता था, तो हमने लेथ चक और टाइप ऑफ लेथ चक आपको बताया। उसके बाद हमने आपको अगली लेथ एक्सेसरीज लेथ सेंटर को बताया। सेंटर भी वर्क सपोर्टिंग डिवाइस था, ये भी कार्यखंड को दोनों तरफ से सपोर्ट करता था, एक तरफ से लाइव सेंटर और एक तरफ से डेड सेंटर। और इसके बाद की बात जब आती है अगले लेथ एक्सेसरीज की, तो वहां पर हमने आपको बताया फेस प्लेट और एंगल प्लेट। फेस प्लेट कब इस्तेमाल किया जाता है, जब कोई ऐसा अनियमित आकार का कार्यखंड या कास्टिंग आ जाती है जिसको लेथ मशीन पर दूसरे वर्क होल्डिंग डिवाइसेस जैसे लेथ चक और सेंटर्स में नहीं पकड़ा जा सकता, नहीं सहारा दिया जा सकता। उसके लिए हम लोग लेथ का फेस प्लेट और
एंगल प्लेट लेकर के आए थे। एंगल प्लेट का इस्तेमाल तब किया जाता है जब कारेखंड इतना अनियमित हो कि फेस प्लेट भी उसे न पकड़ पाए। ऐसे में फेस प्लेट और एंगल प्लेट को एक साथ इस्तेमाल करके हम लोग किसी किसी कारेखंड को लेथ मशीन पर चढ़ाते हैं। अब अगर कुछ ऐसा कारेखंड आ जाए जैसा कि हमने आपको स्क्रीन पर दिखाया है, एक क्या है यहाँ पर पुल्ली दिखाया गया है और एक डिस्क दिखाया गया है। इस पुल्ली और डिस्क को अगर लेथ मशीन पर चढ़ाना हो तो आप क्या करेंगे? क्या इसको लेथ मशीन के चक में पकड़ सकते हैं? क्या इसको इन बिटवीन सेंटर पकड़ सकते हैं? क्या इस कारेखंड को लेथ मशीन के फेस प्लेट या एंगल प्लेट पर पकड़ सकते हैं? तो पता चलता है कि इन कारेखंडों को लेथ मशीन के अभी तक हम लोग जितने एक्सेसरीज पढ़े हैं उसमें हम सहारा नहीं दे सकते। तो इस कारेखंड को सहारा देने के लिए हम क्या करेंगे? देखिए, ये आपका पुल्ली है। इस पुल्ली को लेथ मशीन पर चढ़ाने के लिए कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि इसको हम तो मैग्नेटिक चक में पकड़ सकते हैं। अरे मैग्नेटिक चक में कैसे पकड़ सकते हैं? मैग्नेटिक चक में मान लीजिए पकड़ भी सकते हैं जब हल्की होगी और फेरस होगी। जब लौह कारेखंडों या लौह मटेरियल की पुल्ली होगी और हल्की होगी तब ना आप मैग्नेटिक चक में पकड़ सकते हैं। मैग्नेटिक चक का ग्रिप उतना जबरदस्त नहीं होता कि आप हेवी कट दे पाएं। तो हम लोग इस पुल्ली को, इस गियर को, इस डिस्क को अगर हमें लेथ मशीन पर पकड़ना हो तो कैसे पकड़ेंगे? ये डिस्क है जिसके अंदर एक सेंट्रल होल है। अब क्या करना है? इसके पेरीफेरी की इस तरीके से यहां पर टूल लगा करके हमें मशीनिंग करना है। तो इसे लेथ मशीन पर कैसे चढ़ाएंगे? ये हम एक पुल्ली बना रहे हैं। पुल्ली के बीच में यहां पर हब या बास होता है जिसको हम लोग साइड पर चढ़ाते हैं। यहाँ पर एक की होल होता है, कीवे होता है। इसके अलावा ये पुल्ली का रिम है और ये पुल्ली का हब है जिसे हम लोग बॉस भी कहते हैं। अब इसके अलावा यह पुल्ली कुछ आर्म की सहायता से इस तरीके से, कुछ भुजाओं की सहायता से यह पुल्ली क्या होता है? मेन पेरीफेरी से जुड़ा हुआ होता है ऐसे। अब इस पुल्ली के अगर इस परिधि की मशीनिंग करनी है या इस पुल्ली के इस बास की मशीनिंग करनी है थोड़ा बहुत यहां पर टूल लगा करके, तो हम कैसे मशीनिंग कर पाएंगे? इस पुल्ली को या इस डिस्क को या इस डिस्क के परिधि पर अगर गियर कटा हुआ हो तो इसकी अगर मशीनिंग करनी हो लेथ मशीन पर तो कैसे मशीन कर पाएंगे? इस कारेखंडों को लेथ मशीन के किसी लेथ एक्सेसरीज पर चढ़ा पाएंगे? चक पर तो चढ़ा नहीं पाएंगे। इन बिटवीन सेंटर ऐसे सीधे पकड़ नहीं पाएंगे। फेस प्लेट, एंगल प्लेट इसके लिए किसी काम के नहीं है। अगर काम के होंगे भी, कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा है फेस प्लेट, एंगल प्लेट पर पकड़ लेंगे। अरे कैसे पकड़ेंगे? जब इस पर क्लैंप लगा करके पकड़ लेंगे और इस परिधि की मशीनिंग करनी होगी तो क्लैंपवा की मशीनिंग नहीं हो जाएगी। तो इसकी मशीनिंग के लिए आप क्या करेंगे? इसकी मशीनिंग के लिए आप लेकर के आएंगे एक ठो डंडा। ये लीजिए, ये क्या है? एक डंडा है। माइल्ड स्टील का बना हुआ एक शैफ्ट है। इस शैफ्ट को हम क्या करेंगे? लेकर के आएंगे, पहले पुल्ली के अंदर डाल देंगे। जब पुल्ली के अंदर डाल देंगे तो इस पुल्ली के इस शैफ्ट के ऊपर क्या होगा? यह पुल्ली चढ़ा रहेगा। फिर इस शैफ्ट को क्या करेंगे? हम लेथ मशीन के वर्क होल्डिंग डिवाइस में पकड़ लेंगे। इन बिटवीन सेंटर पकड़ सकते हैं, चक में पकड़ सकते हैं। अब इन बिटवीन सेंटर पकड़ लेंगे, इसके ऊपर ऐसे पुल्ली रहेगा। जब ये शैफ्ट घूमेगा तब पुल्ली भी घूमेगा। पुल्ली के परिधि की मशीनिंग कर लेंगे। इसी तरीके से इसमें भी क्या करेंगे? अगर एक शैफ्ट डाल देंगे इस तरीके से, फिर इस शैफ्ट को लेथ मशीन पर पकड़ लेंगे। फिर जब यह शैफ्ट घूमेगा तो यह हमारा डिस्क भी घूमेगा, इसकी मशीनिंग कर पाएंगे। तो यही जो शैफ्ट था जिसको इसके सेंट्रल होल में डाल करके हम मशीनिंग कर पा रहे थे, यही शैफ्ट क्या कहा जाता है? लेथ मैंड्रेल। कुछ समझ में आया? आया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो और अच्छी बात है। परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम समझाते हैं। देखिए, हमने क्या बताया अभी तक? लेथ मैंड्रेल। अब लेथ मैंड्रेल के डिफिनीशन की अगर हम बात करें,
लेथ मैंडल माइल्ड स्टील का बना हुआ एक इस तरीके का शैफ्ट होता है, जिस किसी भी खोखले कार्यखंड की हमें मशीनिंग करनी होती है, उस खोखले कार्यखंड को अगर लेथ मशीन पर सीधे ले जाकर के चढ़ाएंगे तो लेथ मशीन पर उसको पकड़ पाना मुश्किल होता है। ऐसे में उस खोखले कार्यखंड को पहले इस सॉलिड शैफ्ट पर चढ़ा देते हैं, फिर इस सॉलिड शैफ्ट को लेथ मशीन पर ले जाके चढ़ा देते हैं। इस सॉलिड शैफ्ट के साथ वह वर्कपीस भी वो लेथ मशीन पर पहुंच जाता है और ऐसे वर्कपीस की मशीनिंग हम लोग कर पाते हैं। अब देखिए, जैसे इस डिस्क की मशीनिंग करनी है, अब हम पुल्ली को मिटा दे रहे हैं यहां से। एक इस तरीके का शैफ्ट है। अब इस शैफ्ट के ऊपर जिस खोखले कार्यखंड की मशीनिंग करनी है, उस खोखले कार्यखंड को मान लीजिए पुल्ली को ही हमने क्या किया, इसके ऊपर चढ़ा दिया। अब पुल्ली को इसके ऊपर चढ़ा दिया गया। अब इसको जो है लेथ मशीन पर इन बिटवीन सेंटर एक तरफ से लाइव सेंटर और दूसरे तरफ से डेड सेंटर का इस तरीके से सहारा दे देते हैं। ठीक है, यह लाइव सेंटर या डेड सेंटर, ये जो लाइव सेंटर है यह कहां से निकला हुआ, लेथ मशीन के मेन स्पिंडल से। आप लोग जानते हैं लेथ मशीन के मेन स्पिंडल में अंदर की ओर क्या होता है, मोस्ट टेपर होता है। उसी मोस्ट टेपर में यह लाइव सेंटर इस तरीके से फंसा हुआ होता है और लेथ मशीन के मेन स्पिंडल पर ही बाहर की ओर चूड़ी होता है। अब इस चूड़ी की तो फिलहाल जरूरत नहीं है। अब इस चूड़ी पर क्या करते हैं हम लोग, एक ड्राइविंग प्लेट इस तरीके से चढ़ा देंगे। ये ड्राइविंग प्लेट चढ़ गया। इस ड्राइविंग प्लेट में एक ठो कैच कट या कैच पिन इस तरीके से निकला हुआ होता है। यह कैच पिन है। अब यहां पर एक क्या करेंगे, डाग लगा देंगे। देखिए, कुछ लोगों को अभी डाग और ड्राइविंग प्लेट समझ नहीं आ रहा है, ये भी एक लेथ एक्सेसरीज है। इसी के बाद हम आपको बताएंगे कि डाग और ड्राइविंग प्लेट क्या है, समझ में आ जाएगा। अभी यहां समझिए, डाग इस तरीके से, डाग का जो टेल है इस पर इस तरीके से फंस जाएगा। अब जब लेथ मशीन का मेन स्पिंडल जब घूमेगा, जैसे कि हेड स्टॉक ए है, हेड स्टॉक से निकला हुआ ये मेन स्पिंडल है, ए है ड्राइविंग प्लेट, ए है डाग या कैरियर भी कहते हैं इसको, ए क्या है मैंड्रेल, ए है वर्कपीस जो कि पुल्ली, गियर या कोई डिस्क हो सकता है, जिसके अंदर इस तरीके का एक सेंट्रल होल है। इधर क्या है, टेल स्टॉक से निकला हुआ या डेड सेंटर है, इधर टेल स्टॉक है। ठीक, अब अगर ज्यादा कुछ न समझ में आए तो बस इतना समझिए कि यह एक पुल्ली था या गियर था या डिस्क था, जिसके बीच में एक सेंट्रल होल था। उसको क्या किया गया, एक सॉलिड शैफ्ट जिसका नाम है मैंड्रेल, इसके ऊपर चढ़ा दिया गया है। अब इसको, इस पुल्ली के इस फेस की मशीनिंग के लिए जब हमने इसके ऊपर चढ़ा दिया, अगर इस शैफ्ट को हम लेथ मशीन पर चढ़ा करके घुमाएंगे तो ये वाला वर्कपीस, पुल्ली, ये जो वर्कपीस है ये भी रोटरी मोशन करना शुरू करेगा। यहां पर आप कटिंग टूल लगा करके मशीनिंग कर सकते हैं आसानी से। अब इन्हीं सब कामों के लिए जो है लेथ मैंड्रेल इस्तेमाल किया जाता है। बस यही हमें समझाना था कि लेथ मैंड्रेल क्या होता है, कैसे इस्तेमाल किया जाता है। जब कोई खोखला कार्यखंड, खोखला कार्यखंड मतलब जिसके अंदर होल हो, क्या क्या हो सकता है, पाइप हो सकता है। मान लीजिए एक पाइप है, अब पाइप को आपको लेथ मशीन पर चढ़ा करके उसके ऊपर चूड़ी काटना है, या उस पाइप के ऊपर आपको क्या करना है, कोई मशीनिंग ऑपरेशन करना है। यह एक पाइप है, इसके ऊपर कोई मशीनिंग ऑपरेशन करना है। जब इसको आप लेथ मशीन के चक पर ले जाकर के पकड़ने की कोशिश करते हैं तो पाइप किनारे से
पिचक जाता है या पाइप मान लीजिए मजबूत है नहीं पिचकता है, तो पाइप के ऊपर जो किनारे पर चूड़ी बना हुआ है वह खराब होने का डर है लेथ चक से। ऐसे में इस पाइप को क्या करेंगे, पहले एक सॉलिड शाफ्ट पर चढ़ा देंगे, वही सॉलिड शाफ्ट लेथ मैंड्रेल होगा। फिर उसके बाद उस सॉलिड शाफ्ट को लेथ मशीन पर पकड़ लेंगे। उसके बाद पाइप के ऊपर जो भी मशीनिंग ऑपरेशन करना है आप कर सकते हैं। इसी तरीके से गियर, पुल्ली या सर्कुलर डिस्क को भी हम लेथ मशीन पर चढ़ा करके मशीनिंग करते हैं। कुछ बच्चों को ये डाग और ड्राइविंग प्लेट यहाँ पर नहीं समझ में आया, हम समझा देंगे अगले लेथ एक्सेसरीज में। अभी नहीं समझ में आया तो यह समझ लीजिए कि इस शाफ्ट को आप सीधे जो है कि लेथ चक में पकड़ लीजिए, इसकी मशीनिंग हो जाएगी। अब हम चलेंगे टाइप ऑफ लेथ मैंड्रेल। लेथ मैंड्रेल कितने टाइप का होता है? देखिए टाइप ऑफ लेथ मैंड्रेल में हमने डिफरेंट टाइप के लेथ मैंड्रेल को लिख दिया है। प्लेन मैंड्रेल, स्टेप्ड मैंड्रेल, कॉलर मैंड्रेल, डबल कोन मैंड्रेल और एक्सपेंडिंग मैंड्रेल। हो सकता है आपके किताब में या आप जिस किसी भी किताब को पढ़ रहे हैं उसमें और भी टाइप का मैंड्रेल लिखा गया है। यह सिंपली एक जुआड़ है, जुआड़ का टाइप है, जितने कई तरीके के हो सकते हैं। इसका मेन काम समझिए कि मैंड्रेल का मेन काम क्या है। मैंड्रेल का मेन काम है किसी खोखले कार्यखंड को लेथ मशीन पर चढ़ाने में सहूलियत प्रदान करना, या किसी गियर, पुल्ली या पाइप को लेथ मशीन पर चढ़ाने में सहूलियत प्रदान करना। जैसे कोई गियर है, पाइप है या पुल्ली है, उसको लेथ मशीन पर जब सीधे चढ़ाएंगे तो कोई ऐसा वर्क होल्डिंग डिवाइस नहीं है जो उसको लेथ मशीन पर सीधे पकड़ पाए। इसके लिए क्या करते हैं, उसको एक सॉलिड शाफ्ट पर चढ़ा देते हैं। वही सॉलिड शाफ्ट आपका क्या होता है, मैंड्रेल होता है। प्लेन मैंड्रेल क्या होता है, देखिए हमने स्क्रीन पर दिखा दिया है। प्लेन मैंड्रेल कुछ इस तरीके का बना हुआ माइल्ड स्टील का एक सॉलिड शाफ्ट होता है। इसके बॉडी पर 1 से 2 मिलीमीटर प्रति मीटर का एक टेपर बना हुआ होता है। यह 430 मिलीमीटर लंबाई में उपलब्ध होता है। अगला है हमारा स्टेप्ड मैंड्रेल। स्टेप्ड मैंड्रेल कैसा होता है, देखिए जैसा कि हमने डायग्राम में दिखाया हुआ है कि स्टेप मैंड्रेल स्टेप में बना हुआ होता है। इस पर स्टेप पुल्ली की तरह एक से अधिक स्टेप होते हैं। इस प्रत्येक स्टेप की लंबाई बहुत अधिक नहीं होती है। इस प्रकार के मैंड्रेल का इस्तेमाल ऐसे खोखले कार्यखंडों के लिए किया जाता है जिनकी लंबाई बहुत अधिक न हो, जैसे किसी रिंग, स्लीव या सॉकेट के लिए। अब इस प्रकार के मैंड्रेल पर आप देख पा रहे हैं 3 ठो स्टेप बना है। इसका मतलब यह 3 अलग अलग डायमीटर के कार्यखंडों की मशीनिंग कर सकता है। इस तरीके से यह स्टेप्ड मैंड्रेल होता है। अगला है कॉलर मैंड्रेल। देखिए कॉलर मैंड्रेल क्या होता है। कॉलर मैंड्रेल देखने में प्लेन मैंड्रेल के तरह ही होता है, लेकिन इस पर 2 कॉलर बने हुए होते हैं। जब कभी बहुत अधिक डायमीटर के खोखले कार्यखंड को लेथ मशीन पर चढ़ाना होता है, जैसे मान लीजिए यह बहुत अधिक डायमीटर का एक पाइप है। अब अगर इसको प्लेन मैंड्रेल पर आप चढ़ाने की कोशिश करेंगे तो इतने अधिक डायमीटर का प्लेन मैंड्रेल भी आपको चाहिए। जब इतने अधिक डायमीटर का प्लेन मैंड्रेल आप इस्तेमाल करेंगे तो वहां पर क्या होगा, प्लेन मैंड्रेल बहुत भारी भरकम हो जाएगा। उस प्लेन मैंड्रेल पर इस कार्यखंड को तो चढ़ा लेंगे, लेकिन उतने भारी भरकम, जब प्लेन मैंड्रेल का डायमीटर इतना अधिक होगा तब न इस कार्यखंड को पकड़ पाएगा। जब इतना भारी भरकम प्लेन मैंड्रेल हो जाएगा तो उसको लेथ मशीन पर चढ़ाएंगे कैसे, और चढ़ा भी लेंगे तो इतना बड़ा जो है किस चक में या किस सेंटर में सपोर्ट देंगे हम उसको। ऐसे में क्या है कि जब बहुत अधिक डायमीटर का खोखला कार्यखंड होता है तो उसके लिए जो हम मैंड्रेल बनाते हैं, पूरे के पूरे मैंड्रेल को अधिक डायमीटर का न बना करके प्लेन मैंड्रेल की तरह मैंड्रेल को बनाते हैं। बस किनारे किनारे 2 ठो कॉलर दे देते हैं, उसी कॉलर पर इस तरीके के कार्यखंड को हम लोग सपोर्ट कर देते हैं। फिर से समझिए कॉलर मैंड्रेल क्यों आया पिक्चर में। कॉलर मैंड्रेल का पिक्चर में आने का बस इतना सा कारण है कि जब बहुत अधिक डायमीटर का खोखला कार्यखंड होगा तो उसके लिए मैंड्रेल का डायमीटर भी बहुत अधिक चाहिए जिसके ऊपर हम उसको चढ़ाएं। जब मैंड्रेल इतना अधिक डायमीटर का इस्तेमाल करेंगे तो मैंड्रेल बहुत भारी भरकम हो जाएगा। ऐसे में क्या है, पूरे के पूरे मैंड्रेल को अधिक डायमीटर का न बना करके मैंड्रेल को कम डायमीटर का ही बनाते हैं। बस अधिक डायमीटर का उस पर 2 कॉलर बना देते हैं। अब जिस किसी भी कार्यखंड को हमें इस मैंड्रेल पर चढ़ाना होता है, उस अधिक डायमीटर वाले कार्यखंड को इसी कॉलर पर सपोर्ट प्रोवाइड कर देते हैं। ये हो जाता है हमारा कॉलर मैंड्रेल। अब हम चलेंगे अगले मैंड्रेल पर। इस मैंड्रेल का नाम है
डबल कोन मैंडल। डबल मतलब दो, कोन मतलब शंकु। देखिए यहां पर लिखा गया है डबल कोन, इसका मतलब इस प्रकार के मैंडल में दो शंकु होता है। कभी कभी क्या होता है, इस तरीके का पाइप है, यह एक पाइप है, इसको क्या करना है, आपको लेथ मशीन पर पकड़ना है। इस पाइप को जब हम लोग सीधे लेथ मशीन पर लेकर के जाएंगे तब इसका पूरा का पूरा बॉडी हमें मशीनिंग के लिए अवेलेबल नहीं हो पाता है। ऐसे में क्या होता है, इस तरीके के खोखले कार्यखंडों को सहारा देने के लिए हमारे पास एक बहुत लंबा सा स्क्रू होता है। उसके दोनों तरफ क्या होता है, दो ठो कोन होता है, कोन के बाहर नट होता है। जैसा कि हमने डायग्राम में दिखाया है, इसके ऊपर कार्यखंड को चढ़ा देते हैं। कार्यखंड को चढ़ाने के बाद इसको हम सीधे लेथ मशीन पर लेकर के चले आते हैं। इस डायग्राम में दिखाए गए इस मैंडल में आप देख पा रहे हैं दोनों तरफ दो कोन लगा हुआ है, इस वजह से हम इसे डबल कोन मैंडल कहते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं डबल कोन मैंडल पर दो कोन लगा हुआ है, लेकिन एक तरफ का कोन जो है वह स्क्रू के साथ परमानेंटली फिक्स है, दूसरा कोन जो है वह कार्यखंड की लंबाई की आवश्यकता के अनुसार उसको आगे पीछे करके सेट किया जा सकता है। इसमें एक फिक्स कोन होता है और एक मूवेबल कोन होता है। अगला है एक्सपेंडिंग मैंडल। एक्सपेंडिंग मैंडल जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यह मैंडल क्या होता है, इस तरीके से बनावट में होता है कि इसके ऊपर जब जबरदस्ती कार्यखंड को धक्का देकर के चढ़ा देते हैं तो मैंडल की बॉडी अंदर से थोड़ा सा दब जाती है और दब करके खोखले कार्यखंड को अंदर की तरफ से फैल करके पूरी तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड कर देती है। ये मैंडल एक्सपेंडिंग मैंडल कहा जाता है। जैसा आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, एक्सपेंडिंग मैंडल का बनावट कुछ इसी प्रकार से होता है। जब इस पर कार्यखंड को हम खोखले कार्यखंड को हम जबरदस्ती ढकेल करके सपोर्ट प्रोवाइड कर देते हैं तो यह एक्सपेंडिंग मैंडल कार्यखंड को अंदर से बहुत मजबूती के साथ सपोर्ट प्रोवाइड कर देती है। यह जब बहुत कमजोर दीवार वाला खोखला कार्यखंड होता है तब इस्तेमाल किया जाता है, ताकि जब दीवारों पर या कार्यखंड पर जब हम लोग टूल सटाएं तो टूल कार्यखंड में होल न बना दे, अपना मशीनिंग कार्यक्रम ही करे या उसके ऊपर जरूरत से अधिक पेनिट्रेट न हो जाए। इसके लिए कार्यखंड को अंदर से सपोर्ट करने के लिए हम लोग एक्सपेंडिंग मैंडल इस्तेमाल करते हैं। इस तरीके से हमने जितना भी मैंडल लिखा हुआ था उन सब के बारे में आपको बता दिया। हो सकता है आपके बुक में इससे भी अधिक मैंडल दिया हो, बस आप मैंडल का उद्देश्य समझिए कि मैंडल किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो मैंडल खोखले कार्यखंडों को सहारा देने के लिए, जैसे मान लीजिए एक आध मैंडल और हम बता दे रहे हैं, स्क्रूड मैंडल। स्क्रू मतलब चूड़ीदार, जिस पर चूड़ी कटा हुआ होता है उसे हम लोग कहते हैं स्क्रू। जिस पर एक्सटर्नल चूड़ी बना हुआ है वही स्क्रू है। स्क्रूड मैंडल क्या होता है, स्क्रूड मैंडल में मैंडल के बॉडी पर स्क्रू बना होता है। यह ऐसे कार्यखंड को सपोर्ट देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिस खोखले कार्यखंड के अंदर चूड़ी बना हुआ होता है। तो इस खोखले कार्यखंड जिसके अंदर चूड़ी बना हुआ है उसको स्क्रूड मैंडल के ऊपर लेकर के आते हैं, चढ़ा देते हैं और इस प्रकार से मैंडल को लेथ मशीन पर चढ़ा करके मशीनिंग कर लेते हैं। इसके अलावा भी कई तरीके के मैंडल होते हैं, जैसे कि गैंग मैंडल। गैंग मैंडल में एक से अधिक कार्यखंडों को एक साथ चढ़ाया जाता है। इस तरह से मैंडल की पढ़ाई कंप्लीट हो गई। हमने आपको समझा दिया कि मैंडल क्या होता है, लेथ मशीन पर कैसे इस्तेमाल किया जाता है, लेथ मशीन पर क्यों इस्तेमाल किया जाता है। अब हम अगले लेथ एक्सेसरीज पर चल रहे हैं जिसका नाम है रेस्ट। देखिए रेस्ट मेनली दो प्रकार का होता है, स्टडी रेस्ट और फॉलोअर रेस्ट। रेस्ट पर चलने से पहले हम आपका ध्यान थोड़ा सा पिछले पढ़ाई पर लेकर के चलने की कोशिश करते हैं। पिछले पढ़ाई में हमने आपको एक चीज़ बताया था, टेल स्टॉक। और टेल स्टॉक का प्राइमरी वर्क, टेल स्टॉक का जो प्राथमिक काम या टेल स्टॉक का जो मेन काम है, वहाँ पर हमने आपको क्या बताया था, हमने आपको यह बताया था कि जब किसी लंबे और लचीले कार्यखंड को लेथ मशीन के वर्क होल्डिंग डिवाइस में इस तरीके से चढ़ा देते हैं। वर्क होल्डिंग डिवाइस में इस तरीके से चढ़ाने के बाद जब इससे मशीनिंग के लिए कोई टूल आता है तो यह वर्कपीस ऐसे पीछे की तरफ झुकने के चांसेस होते हैं। इसके लिए हम लोग बाएं तरफ से तो वर्क होल्डिंग डिवाइस का सपोर्ट दिए ही हैं, दाहिने तरफ से भी एक सपोर्ट ला करके दे देते हैं। किसका? डेड सेंटर का। वह डेड सेंटर किससे ला करके सपोर्ट देता है? टेल स्टॉक के स्पिंडल में लगा हुआ या टेल स्टॉक के स्लीव में लगा हुआ टेल डेड सेंटर आकर के इसको दाहिने तरफ से सपोर्ट प्रोवाइड कर देता है। जब दाहिने तरफ से भी कार्यखंड को सपोर्ट मिल जाता है तब जब मशीनिंग टूल आकर के वर्कपीस से टकराता है
तो वर्कपीस पीछे की तरफ नहीं झुक पाता है। इस तरीके से दाहिने तरफ से सपोर्ट देने के लिए हमने एक जुआड़ लगाया था टेल स्टॉक से डेड सेंटर का। अब अगर कार्यखंड बहुत लचीला हो जाए, लीजिए यह लेथ मशीन का हेड स्टॉक है, यह लेथ मशीन का टेल स्टॉक है। हेड स्टॉक से इधर से क्या निकला हुआ है, मेन स्पिंडल, मेन स्पिंडल के ऊपर एक वर्क होल्डिंग डिवाइस बंधा होता है, और आप जानते हैं यहां पर क्या होता है, कैरेज। यहां से क्या निकला हुआ होता है, एक ठो स्पिंडल, स्पिंडल में से क्या निकला हुआ होता है, एक सेंटर। अब जिस किसी भी कार्यखंड की मशीनिंग करनी होती है उसको हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से वर्क होल्डिंग डिवाइस में पकड़ लेते हैं। वर्क होल्डिंग डिवाइस में पकड़ने के बाद लेथ मशीन को चालू करते हैं तो ये आपका जो वर्कपीस है यह रोटरी मोशन करना शुरू कर देता है। लेकिन जब वर्कपीस रोटरी मोशन करता है और आप टूल को इस पर ला करके टच कराने की कोशिश करते हैं, जब वर्कपीस छोटा है, मजबूत है, तब तो कोई समस्या नहीं। लेकिन जब वर्कपीस लंबा और लचीला होता है तब जैसे ही उसके ऊपर हम लोग टूल को टच कराते हैं या टूल पर कटिंग फोर्स लगाते हैं, यह वर्कपीस ऐसे पीछे की तरफ झुकने लगता है। तो लंबे और लचीले कार्यखंड को ऐसे पीछे की तरफ झुकने से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस टेल स्टॉक को थोड़ा इधर की तरफ सरका करके क्या करते हैं, ऐसे इधर से भी एक सपोर्ट प्रोवाइड कर देते हैं डेड सेंटर का। अब जब टूल आकर के इस कार्यखंड से टकराता है या इस कार्यखंड के ऊपर कटिंग फोर्स लगाता है तो वर्कपीस के पीछे की तरफ झुकने वाला जो लफड़ा था वो खत्म हो जाता है। अब चूंकि हमारी यह पढ़ाई है स्टडी की, तो हम आपको क्या पढ़ा डाले, टेल स्टॉक के काम को पढ़ा डाले, डेड सेंटर के काम को पढ़ा डाले। हाँ, हम स्टडी पर चलेंगे, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसके पढ़ाई से पहले यह जानना जरूरी था। क्यों जरूरी था, जिस तरीके से वर्कपीस को ए सपोर्ट कर रहा है इसी तरीके से वर्क सपोर्टिंग डिवाइस स्टडी भी है। यह स्टडी क्या करता है, ए भी वर्कपीस को सपोर्ट करता है। अब देखिए, जब कार्यखंड छोटा था इस तरीके से इसको क्या किया गया, वर्क होल्डिंग डिवाइस में पकड़ करके मशीनिंग कर ली गई, कोई समस्या नहीं आई। लेकिन जब कार्यखंड थोड़ा लंबा और लचीला हो गया तो कार्यखंड पीछे की तरफ झुकने लगा, तब पिक्चर में कौन आया, इसको सपोर्ट देने वाला एक चीज आया, डेड सेंटर, इधर टेल स्टॉक की तरफ से। लेकिन आगे थोड़ा चलते हैं हम बढ़ करके, आगे बढ़ करके कहां चलना है, आगे बढ़ करके यह आपको समझना है कि कार्यखंड थोड़ा और लंबा है, लचीला है। अब देखिए, अब इधर से वर्क होल्डिंग डिवाइस हेड स्टॉक का सपोर्ट और इधर से डेड सेंटर लगा हुआ टेल स्टॉक का सपोर्ट। लेकिन इसके बाद भी जब हम यहां पर टूल को लेकर के आते हैं, कटिंग फोर्स लगाते हैं, वर्कपीस में थोड़ा सा क्या आ जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी, कुछ इस तरीके से। अब वर्कपीस कुछ इस तरीके से जो है कि पीछे की तरफ झुक गया। जैसे ही आप इसके ऊपर कटिंग फोर्स लगाते हैं टूल को टच करा करके, टूल ने जैसे ही इस पर कटिंग फोर्स दिया, इस तरीके से इधर की तरफ कटिंग फोर्स, वर्कपीस क्या हो गया, इस तरीके से धनुष का रूप ले लिया, इस तरीके का रूप ले लिया। क्यों ले लिया, क्योंकि वर्कपीस अत्यधिक लंबा, लचीला और स्लेंडर था। अब जब स्लेंडर वर्कपीस, लंबा लचीला वर्कपीस इस तरीके से पीछे की ओर झुक जाएगा, तब क्या करेंगे, तब इसकी मशीनिंग कैसे हो पाएगी। देखिए, जब छोटा था तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, टेल स्टॉक का भी सपोर्ट नहीं था, काम हो गया। जब थोड़ा लंबा हुआ तो टेल स्टॉक से सहारा दिए, सपोर्ट मिल गया, मशीनिंग हो गई। अब जब बिचौए में से लपक रहा है तब क्या करेंगे, अब कैसे मशीनिंग होगी। तो अब मशीनिंग करने का क्या तरीका है, इसका मतलब इधर से भी सपोर्ट हो गया, इधर से भी सपोर्ट हो गया। अब का बिचवा में कहीं सपोर्ट दिया जाए क्या, हाँ,
बिचवा में कहीं सपोर्ट दिया जाए ताकि यह लपकने न पाए। अब कार्यखंड को कौन सा सपोर्ट दिया जाए कि यह पीछे की तरफ न झुके और सही मशीनिंग हो पाए। तब एक ही तरीका बचता है कि दाहिने तरफ से सपोर्ट, बाएं तरफ से सपोर्ट पूरा हो गया, अब बीच में कहीं सपोर्ट दिया जाए ताकि यह पीछे की तरफ झुकने न पाए, धनुष की तरह न बनने पाए। तो बीच में जो सपोर्ट देने वाला जुआड़ होता है उसी का नाम क्या होता है? रेस्ट। अब यही रेस्ट देखिए दो प्रकार का होता है। एक रेस्ट ऐसा होता है जो लेथ बेड पर कहीं लगा दिया जाता है, वह रुका होता है और हम लोग वर्कपीस की मशीनिंग कर पाते हैं। लेकिन एक रेस्ट ऐसा होता है जो टूल के ठीक पीछे पीछे, जैसे यहां से टूल लगा हुआ है, यह रेस्ट इधर से इसको दबाए रहता है और ऐसे ऐसे जहां जहां मशीनिंग करते हुए टूल जाएगा वहां वहां यह रेस्ट भी जाएगा। ऐसे रेस्ट को हम लोग क्या कहेंगे? फॉलोअर रेस्ट। एक रेस्ट ऐसा जो टूल के साथ नहीं चलता है, लेथ बेड पर कहीं फिक्स होता है, उसे हम लोग कहते हैं स्टेडी रेस्ट। और एक रेस्ट ऐसा होता है जो वर्कपीस के साथ साथ उसके पीछे की तरफ सपोर्ट दे करके चलता है, उसे हम लोग कहते हैं फॉलोअर रेस्ट। अब हम एक एक करके देखेंगे कि स्टेडी रेस्ट क्या होता है, कैसे काम करता है, और फॉलोअर रेस्ट क्या होता है, कैसे काम करता है। अब हम ये सब मिटा दे रहे हैं। देखिए हमने बताया कि रेस्ट दो तरीके का होता है, एक स्टेडी रेस्ट और एक फॉलोअर रेस्ट। स्टेडी रेस्ट वो होता है जो लेथ मशीन के बेड पर कहीं फिक्स होकर के वर्कपीस को बीच में सपोर्ट प्रोवाइड करता है, और फॉलोअर रेस्ट वो होता है जो टूल के साथ साथ टूल के पीछे लगा हुआ चलता रहता है। जहां पर टूल मशीनिंग करता है उसी के ठीक पीछे यह वर्कपीस को सपोर्ट प्रोवाइड करता रहता है। तो अभी जो हमने डायग्राम आपको बना करके दिखाया है ये स्टेडी रेस्ट का है। स्टेडी रेस्ट कैसे वर्क करता है इसको थोड़ा सा समझिए। यह लेथ मशीन का बेड है, बेड के ऊपर इधर की तरफ हेड स्टॉक है, इधर की तरफ क्या है? टेल स्टॉक है। अब यहां से मेन स्पिंडल निकला हुआ है, मेन स्पिंडल में वर्क होल्डिंग डिवाइस, इधर सेंटर से निकला हुआ डेड सेंटर क्या करता है? वर्कपीस को इस तरीके से सपोर्ट कर लेता है। उसके बाद भी अगर मशीनिंग के दौरान वर्कपीस कुछ इस तरीके से धनुष के आकार में फ्लेक्सिबल होता है या लचकता है तो ऐसे केसेस में सहारा देने के लिए हम लोग रेस्ट लेकर के आते हैं। स्टेडी रेस्ट को क्या करते हैं? यहीं पर एक जुआड़ ऐसे लगा करके इस तरीके से लेथ बेड पर टाइट कर देते हैं। अब जब मशीनिंग के लिए टूल ऐसे आता है इस तरीके से कहीं से भी यह पीछे की तरफ नहीं झुकने देता है। जब पीछे की तरफ नहीं झुकने देता है तो हमारा मशीनिंग सही सलामत होती है, कोई समस्या नहीं आती है। अब स्टेडी रेस्ट देखने में कैसा होता है? देखिए जो हमने बताया कि बीच में यह स्टेडी रेस्ट लगाया गया है, यह कैसा होता है? स्टेडी रेस्ट देखिए कुछ इस तरीके से होता है। यह है लेथ मशीन का बेड, बेड के ऊपर क्या है? यह देखिए गाइड वे बना हुआ है, एक तरफ भी एक तरफ फ्लैट, यह कॉम्बिनेशन गाइड वे है। इसके ऊपर क्या किया गया है? इस रेस्ट को लगा दिया गया है, रख दिया गया है, चला दिया गया है। अब हो सकता है इस बेड के साथ इसको फिक्स करने के लिए यहां पर हम एक क्लैंपिंग बोल्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये जो आपका रेस्ट है लेथ मशीन के बेड पर लगा करके इस तरीके से टाइट हो गया। अब जिस किसी भी कार्यखंड को लेथ मशीन पर लगाना होगा उसको क्या करेंगे? इस रेस्ट के अंदर से मतलब यहां से यह वाला नट बोल्ट खोलेंगे और ऊपर वाला ढक्कन ऐसे खोल करके ऐसे उलट देंगे पीछे की ओर। पीछे की ओर देखिए यहां पर कब्जा लगा हुआ है हिंज, इस हिंज से यह पीछे की ओर खुल जाएगा। कौन खुल जाएगा? रेस्ट खुल जाएगा। जब यह रेस्ट खुल जाएगा तो इसमें यहां पर एक वर्कपीस है, इस वर्कपीस को लगा देंगे। ठीक, वर्कपीस को लगाने के बाद इसको जो है किस तरीके से बंद करके यहां से नट बोल्ट टाइट कर देंगे। अब वर्कपीस को सपोर्ट देने के लिए सपोर्टिंग स्क्रू लगे होते हैं और इसके इधर एंड पर ब्रास कैप लगा होता है जो कि वर्कपीस के कांटेक्ट में लगातार रहता है। यहां पर भी ब्रास कैप लग जाएगा। अब देखिए ये क्या है? एक तरीके से सेट स्क्रू है। इस सेट स्क्रू में यहां पर क्या लगा है? ब्रास कैप।
ब्रास कैप क्यों लगा हुआ है? क्योंकि ये जो आपका वर्क पीस है, ये जो बीच में सर्कुलर दिख रहा है, ये आपका वर्क पीस है। ये वर्क पीस सीधे हार्डर सेट स्क्रू के कांटेक्ट में आएगा, तो वहां पर बार बार इस तरीके से रोटरी मोशन के दौरान रगड़ होगा, घर्षण उत्पन्न होगा, या हो सकता है कि इसमें वर्क पीस में स्क्रैच उत्पन्न हो। तो एक सॉफ्टर मटेरियल जो कि ब्रास है, पीतल है, इसका एक कैप बना करके इस सेट स्क्रू पर इस तरीके से लगा दिया जाए। जैसे हम इस सेट स्क्रू को बाहर बना करके दिखा रहे हैं, देखिए कैसा दिखता है। कुछ इस तरीके का इसमें हेड होता है, इस तरीके से इसमें चूड़ी बनी हुई होती है, और इधर एंड पर एक कैप लगा होता है जिसे हम लोग कहते हैं ब्रास कैप। यह कैप क्यों लगा होता है? अगर यह सेट स्क्रू सीधे वर्कपीस के कांटेक्ट में आएगा तो यह सेट स्क्रू किसी हार्डर मटेरियल, हो सकता है कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील या माइल्ड स्टील का बना हो। जब माइल्ड स्टील का मटेरियल माइल्ड स्टील के ही वर्कपीस में या किसी और सॉफ्टर मटेरियल के वर्कपीस में कांटेक्ट में आएगा तो वर्कपीस के सरफेस पर स्क्रैच जनरेट हो सकता है। इसके लिए क्या है, इसके एंड पर इधर टिप पर क्या किया गया है, ब्रास कैप लगा दिया गया है, जो कि आपको हमने इधर लिख करके दिखा दिया है। ये ब्रास कैप है और ये वाला जो है ये वर्कपीस है। अब लेथ मशीन पर जब वर्कपीस घूमना शुरू करेगा तो इस तरीके से जब यह लेथ मशीन के बेड पर लगा हुआ यह ऐसे सहारा दिए रहेगा तो बीच में यह फ्लेक्सिबल या कार्यखंड बीच में झुक नहीं सकता। अब ये जो आपका स्टेडी रेस्ट है इसको एक बार फिर से समझने की कोशिश करिए। स्टेडी रेस्ट कुछ नहीं होता है, कास्ट आयरन का बना हुआ लेथ मशीन का एक एसेसरीज होता है जो कि कुछ इस तरीके से गोलाकार शेप में होता है। इसका जो गोलाकार शेप होता है या कब्जे पर होता है, इधर क्या होता है, एक लॉकिंग स्क्रू होता है। इस लॉकिंग स्क्रू को खोल करके हम इस गोलाकार शेप को बॉक्स की तरह से इस तरीके से यहाँ जो कब्जे पर ऐसे घुमा करके पीछे की ओर खोल सकते हैं और इस पूरे के पूरे जुआड़ को ऐसे उठा करके लेकर के आते हैं, लेथ मशीन के बेड पर ऐसे रख करके टाइट कर देते हैं। जब लेथ मशीन के बेड पर ऐसे रख करके टाइट कर देते हैं तो उसी के बीच से आपका वर्कपीस चला जाता है और ये सब जो 3 ठो सेट स्क्रू है, 1 2 3, इन तीनों सेट स्क्रू को क्या करते हैं, टाइट करके वर्कपीस में एकदम सटा देते हैं इस तरीके से, जैसा कि यहां पर आपको दिख रहा है। ये वर्कपीस है, इसमें 3 सेट स्क्रू 1 2 3, तीनों का ब्रास कैप आकर के अच्छे से सट गया है, अब सपोर्ट दिया है। अब जब आपको मशीनिंग करना होगा तो इस तरीके से मशीनिंग कर लेंगे। लेकिन इस रेस्ट को हम लोग कहां पर बांधे हुए हैं, इस रेस्ट को हम लोग बांधे हुए हैं लेथ बेड पर। जब लेथ बेड पर बांध देंगे तो यह कैरिज को चलने में असुविधा नहीं उत्पन्न करेगा। पता चला यहां पर कैरिज है, कैरिज जो है कि यहां से लेकर के यहां तक चलना है, इसको बीच में आया तो इसी कैरिज के इस अरे जो आपका स्टेडी है इसी में टकरा गया। हाँ, असुविधा उत्पन्न होता है, आपने सही सोचा है। अब ये जो आपका स्टेडी है जब कैरिज को चलने से बीच में रोकेगा तब क्या करेंगे, अगर इधर की मशीनिंग करनी है तो क्या करेंगे, तो कैरिज को लेकर के इधर आएंगे, कैसे, फिर से स्टेडी को खोलेंगे, हटाएंगे और कैरिज को इधर सरका लेंगे, फिर हम इधर के पोर्शन की मशीनिंग करेंगे। ठीक है। अब जो कार्यखंड का वह हिस्सा जो रेस्ट के बीच में पकड़ा हुआ है, ये वाला हिस्सा, इसकी मशीनिंग कैसे की जाएगी, तो इसकी मशीनिंग करने के लिए फिर से क्या करते हैं, इस रेस्ट को खोल करके स्टेडी रेस्ट को थोड़ा सा इधर की तरफ सरकाते हैं लेथ बेड पर, यहां से इसका पोजीशन बदल करके यहां पर रखते हैं। उसके बाद कैरिज को यहां ला करके इस पोर्शन की भी मशीनिंग करते हैं। इस तरीके से ये रेस्ट जो है कार्यखंड को बीच से सपोर्ट तो करता है, कार्यखंड जो झुक करके धनुष के रूप का शेप बना लेता था उससे बचाता तो है, लेकिन इसको लेथ मशीन के बेड पर लगा करके मशीनिंग करना बड़ा ही सुविधाजनक नहीं होता है, बड़ा ही असुविधाजनक होता है। इसका मतलब यह हुआ कि स्टेडी रेस्ट को लेथ मशीन के बेड पर कस करके जब हम मशीनिंग करेंगे तो अगर हमें वर्कपीस में किसी डिफिनिट स्थान पर, किसी निश्चित स्थान पर मशीनिंग करना है तो अच्छी बात है, लेकिन वर्कपीस के पूरे बॉडी पर अगर मशीनिंग करना है तो बार बार रेस्ट को इधर उधर हमें सरकाना पड़ेगा, क्योंकि यह एक ही जगह पर फिक्स होता है और लेथ बेड पर लगता है। लेथ बेड पर लगने से समस्या क्या आएगी, कैरिज को पूरे लेथ बेड पर इधर से उधर तक ट्रैवल नहीं करने देता है। तो ये तो समस्या कुछ हद तक सॉल्व कर पाया जो बीच में झुक रहा था उसके लिए। लेकिन अगर कार्यखंड का झुकाव कुछ इस तरीके का है,
अब एक कार्यखंड और है, इसको समझिए। यह लेथ मशीन का हेड स्टॉक है, ये हो गया हेड स्टॉक। अब इस हेड स्टॉक से एक इतना पतला और इतना लंबा कार्यखंड है, इधर कहाँ पकड़ लिया गया है यह वर्क होल्डिंग डिवाइस में, और इधर सेंटर से सपोर्ट दे दिया गया है। अब सपोर्ट देने के दौरान जब यह इस तरीके से धनुष का रूप ले रहा था तो हम लोग स्टेडी रेस्ट को लेकर के आए और सपोर्ट दे दिए, काम हो गया। लेकिन मान लीजिए यहां पर आपने स्टेडी रेस्ट का सपोर्ट दिया, अब यहां पर स्टेडी रेस्ट का सपोर्ट देने के बाद हो क्या रहा है, समस्या क्या आ रही है। अब जब आप यहां पर टूल को लेकर के आते हैं, मशीनिंग करते हैं, कार्यखंड बहुत ज्यादा ही पतला लचीला है, तो क्या होगा, इसका जो यहां से यहां तक का हिस्सा बचा इतना झुक जा रहा है, इस तरीके से धनुष का रूप ले रहा है। और जब इधर लेकर के आए हैं, कैरिज को मशीनिंग कर रहे हैं, फिर क्या हो रहा है, इधर इतना ऐसे झुक जा रहा है। तो ऐसे केस में जब कार्यखंड इतना अधिक लचीला हो जाएगा तब कैसे सपोर्ट करेंगे। तब सपोर्ट देने के लिए पिक्चर में आता है फॉलोअर रेस्ट। फॉलोअर रेस्ट जैसा कि उसका नाम है फॉलो, वह फॉलो करता है, किसको फॉलो करता है, कैरिज को फॉलो करता है, टूल को फॉलो करता है। वह टूल के ठीक पीछे सपोर्ट देते हुए चलता रहता है, इस वजह से उसका नाम है फॉलोअर रेस्ट। अब फॉलोअर रेस्ट कैसा होता है उसको देखिए। यह भी देखने में इसी तरीके से स्टेडी रेस्ट की तरह होता है, लेकिन कुछ चेंजेज हो जाते हैं इसमें हल्का सा। क्या चेंजेज हो जाते हैं यही देखिए, आप समझ में आ जाएगा क्या चेंजेज हो जाते हैं। इस तरीके का होता है, इसमें वहां पर आप देख पा रहे थे कि तीन ठो सेट स्क्रू था, 1 2 3, लेकिन यहाँ पर 2 ही सेट स्क्रू दिख रहा है आपको, 1 2, और यहाँ से यह कब्जा वगैरह वाला लफड़ा हट जाता है। यह सीधे इसका बनावट कुछ इस तरीके से गोल शेप में हो जाता है, यह हिंज खत्म हो जाता है। इस तरीके का होता है फॉलोअर रेस्ट। अब फॉलोअर रेस्ट को हम लोग लेथ बेड पर नहीं बांधते हैं, तो फॉलोअर रेस्ट को कहां पर बांधते हैं। फॉलोअर रेस्ट को बांधने के लिए हमारे पास क्या होता है, सैडल। सैडल क्या होता है, कैरिज का सबसे निचला हिस्सा। जब हम कैरिज की पढ़ाई पढ़ा रहे थे तो वहां पर बताए थे कि सैडल का कैरिज का सबसे निचला हिस्सा अंग्रेजी के अक्षर एच शेप का एक कास्टिंग होता है जो लेथ बेड पर सबसे पहले आता है, उसे हम लोग कहते हैं सैडल। अब ये सैडल जो है कैरिज का पार्ट होता है, तो कैरिज के साथ लेथ बेड पर इधर उधर सरकता रहता है। अब जब हम स्टेडी रेस्ट पढ़ा रहे थे तो वहां बताए थे कि जो आपका स्टेडी रेस्ट होता है वह कहां पर बंधा हुआ होता है, लेथ बेड पर। जब लेथ बेड पर इस तरीके से बंध गया तो वह सैडल या कैरिज के साथ इधर उधर नहीं चल पा रहा था, क्योंकि वह लेथ बेड पर बंधा हुआ है। लेकिन जो आपका फॉलोअर रेस्ट है यह कहां बांधा जाता है, सैडल पर। सैडल पर पीछे की ओर बांध देते हैं, तो जहां जहां कैरिज चलता है वहां वहां यह फॉलोअर रेस्ट भी चलता है। सारा लफड़ा खत्म। अब टूल जहां चलेगा वहां सपोर्ट मिलेगा। टूल अभी यहां है तो यहां से सपोर्ट, टूल आगे चल करके यहां हो गया तो यहां से सपोर्ट। जहां जहां टूल जाएगा, अगर ये सपोर्ट है ये टूल है, तो टूल जहां जहां जाएगा सपोर्ट भी वहीं वहीं चला जाएगा, क्योंकि टूल कहां बंधा हुआ है, कैरिज पर, और ये रेस्ट कहां बंधा हुआ है, फॉलोअर रेस्ट। ये भी कैरिज के सबसे निचले पोर्शन सैडल पर ही, यानी कि कैरिज पर ही बंधा हुआ है, तो टूल के साथ साथ सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इस रेस्ट को हम लोग कहते हैं फॉलोअर रेस्ट। फॉलोअर रेस्ट और स्टेडी रेस्ट में क्या अंतर है, देखिए वहां पर 3 ठो ब्रास कैप हुआ और 3 ठो सेट स्क्रू लगे हुए थे, यहां पर 2 ही लगा हुआ है। एक तरफ से क्या हो जाएगा, यहां से टूल हो जाएगा। अब देखिए ये जो टूल है कहां पर लग गया, सैडल फॉलोअर रेस्ट के साथ ही लग गया। अब यहां पर ये जो रेस्ट है ये आपका बेड हो गया, ये वर्कपीस हो गया,
ये टेल स्टैक का सपोर्ट हो गया इधर से सेंटर का। अब इधर से टूल है, इधर से जो है रेस्ट है, जहां जहां टूल जाएगा वहां वहां रेस्ट भी जाएगा, तो ऐसे रेस्ट को हम लोग कहते हैं फॉलोअर रेस्ट। कुछ समझ में आया? यह कैसे जाएगा? क्योंकि जो पहले वाला स्टेडी रेस्ट था वह लेथ बेड पर बंधा हुआ था, लेथ बेड पर बंधे होने के कारण वह इधर उधर नहीं सरक पा रहा था। अब ये जो फॉलोअर रेस्ट है यह लेथ बेड पर नहीं बंधा हुआ है, यह कैरीज के सबसे निचले पोर्शन सैडल पर बंधा हुआ है, तो कैरीज के साथ सैडल भी चलता है, क्योंकि सैडल भी कैरीज का ही एक भाग है। अब जब सैडल भी उसी के साथ चलेगा तो जो आपका रेस्ट है वो भी साथ साथ चलेगा। जब साथ साथ चलेगा तो टूल को क्या होगा, वर्कपीस को सपोर्ट मिला रहेगा। कहां कहां, जहां जहां टूल आपका चलेगा वहां वहां सपोर्ट मिला रहेगा। इस तरीके से अगर टूल यहां पर है अभी तो सपोर्ट भी यहीं से, ब्रास कैप का टूल अभी यहां पर आ गया तो सपोर्ट भी आपका चल करके यहां पर आ गया। कुछ बच्चों को समझ में आ गया, लेकिन कुछ बच्चों को समझ में नहीं आ रहा कि कैसे यह सपोर्ट सरकता रहेगा। अरे जो सपोर्ट देने वाला चीज है फॉलोअर रेस्ट, जब वह कैरीज पर ही बंधेगा तो जब कैरीज जहां चलेगा वहां पर रेस्ट भी तो चलेगा। फॉलोअर रेस्ट कब इस्तेमाल किया जाता है? फॉलोअर रेस्ट इस्तेमाल तब किया जाता है जब कार्यखंड अत्यधिक लंबा और लचीला हो जाए, तो वर्क पीस में जहां पर मशीनिंग हो रहा है वहीं पर सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, तब फॉलोअर रेस्ट इस्तेमाल किया जाता है। अब अगर हम लोग रेस्ट के थोड़े पार्ट की बात करें, देखिए यह रेस्ट का बॉडी है, यह कास्ट आयरन का बना होता है, चाहे स्टेडी रेस्ट हो चाहे फॉलोअर रेस्ट है वह कास्ट आयरन का बना होता है। ये जो सेट स्क्रू है यह माइल्ड स्टील का बना होता है। इसके ऊपर इधर की तरफ जो वर्कपीस को सपोर्ट देने के लिए एक कैप लगा होता है, ब्रास कैप। ब्रास कैप क्यों लगाया जाता है? ब्रास एक सॉफ्टर मटेरियल होता है, जब वर्कपीस इससे रगड़ता है तब जो है कि वहां पर किसी भी तरीके का कोई निशान नहीं बनता है। कभी कभी क्या होता है, यहां पर ब्रास कैप न होकर के यहां पर एक रोलर लगा दिया जाता है। अब बिल्कुल निशान पड़ने का लफड़ा खत्म, अब यह रोलर रोल करता रहता है। ठीक है, जहां जहां सपोर्ट देना रहता है वर्कपीस जैसे घूमता है उसी तरीके से उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में ए रोलर भी ऐसे घूमता रहता है। बस इस तरीके से हमारा रेस्ट की पढ़ाई कंप्लीट हो गई। हमने आपको बता दिया स्टेडी रेस्ट क्या होता है, फॉलोअर रेस्ट क्या होता है। एक बार फिर से सुनिए कि रेस्ट का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। लेथ मशीन पर जब लंबे और लचीले कार्यखंडों की मशीनिंग करनी होती है तो लंबा और लचीला कार्यखंड जब कटिंग टूल के कांटेक्ट में आता है, कटिंग टूल जब उस पर कटिंग फोर्स लगाता है तो कटिंग फोर्स लगने पर वर्कपीस पीछे की तरफ झुक करके धनुष का रूप बना लेता है। ऐसे में कार्यखंड पर सही मशीनिंग नहीं हो पाती है। कार्यखंड पर सही मशीनिंग करने के लिए लेथ मशीन के बेड पर या कैरिज पर रेस्ट इस्तेमाल किया जाता है। अगर बेड पर इस्तेमाल किया जाने वाला रेस्ट है तो उसे हम लोग कहते हैं स्टेडी रेस्ट। वह कार्यखंड को हेड स्टॉक और टेल स्टॉक के बीच में किसी एक जगह सपोर्ट करता है, वह कैरिज के साथ नहीं चलता है। लेकिन जब कार्यखंड और भी अधिक लंबा और लचीला है तो टूल जहां जहां चल रहा है वहां वहां सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। ऐसे में हम लोग क्या करते हैं, ऐसे में हम लोग एक अलग टाइप के रेस्ट की इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है फॉलोअर रेस्ट। वह लेथ मशीन के कैरिज पर ही बांधा जाता है। अब हम अगले लेथ एसेसरीज पर चलेंगे जिसका नाम है ड्राइविंग प्लेट, और एक और लेथ एसेसरीज जो ड्राइविंग प्लेट के साथ ही इस्तेमाल किया जाता है उसका नाम है डॉग। इन दोनों लेथ एसेसरीज को हम देखते हैं कैसा होता है, किस काम में आता है, कैसे इस्तेमाल किया जाता है। अब हम चलते हैं अगले लेथ एसेसरीज पर जिसका नाम है ड्राइविंग प्लेट। ड्राइविंग प्लेट के साथ साथ हम एक और लेथ एसेसरीज पैरेलल में पढ़ेंगे जिसका नाम है लेथ डॉग या कैरियर। अब इसको हम पैरेलल में या एक साथ इन दोनों को क्यों पढ़ेंगे? एक साथ पढ़ने का रीजन ये है कि ये दोनों जब भी इस्तेमाल होते हैं एक साथ ही इस्तेमाल होते हैं। जब हम इन दोनों को अलग अलग बताएंगे तब आपको समझ में नहीं आएगा। आप कहेंगे कंस्ट्रक्शन तो समझ में आ गया कि यह कैसा बना होता है, लेकिन यह किस लिए इस्तेमाल किया जाता है ये आपको नहीं समझ में आएगा। इसलिए इन दोनों को हम साथ में पैरेलल में लेकर के चलते हैं। इन दोनों को साथ में लेकर के चलने के लिए सबसे पहले आप इन दोनों के कंस्ट्रक्शन को समझ लीजिए कि ये दोनों कैसे बने हुए होते हैं। देखिए यहाँ पर हमने ड्राइविंग प्लेट बना दिया है। ये ड्राइविंग प्लेट कैसा होता है, फेस प्लेट की पढ़ाई में हमने आपको इसी तरीके का एक
फेस प्लेट दिखाया था, जिसमें यह बताया था कि यह फेस प्लेट एक सर्कुलर डिस्क होता है जिस पर ढेर सारे होल्स एंड स्लॉट, उसमें क्या था, इधर उधर इधर इसके पूरे फेस पर ढेर सारे होल्स एंड स्लॉट कटे हुए थे और पीछे की तरफ एक हब या बास निकला हुआ होता था। इस हब या बास में एक इंटरनल चूड़ी होती थी, यही इंटरनल चूड़ी जाकर के लेथ मशीन के मेन स्पिंडल पर बांधा जाता है। ठीक फेस प्लेट की तरह दिखने वाला यह एक दूसरा लेथ एसेसरीज है जिसका नाम है ड्राइविंग प्लेट। ड्राइविंग प्लेट में क्या होता है, यह भी एक सर्कुलर डिस्क होता है। इस पर एक तरफ ऐसे यहाँ पे कट बना होता है इसके परिधि पर, इसे हम लोग कहते हैं कैच कट। कैच मतलब होता है पकड़ना, कट मतलब होता है कटा रहना। ये जो कट बना हुआ होता है यह किसी को अपने अंदर फंसाने के लिए होता है, पकड़ने के लिए होता है, इसीलिए इसका नाम है कैच कट। यह एक इधर पिन लगा हुआ है उभरा हुआ, जिससे हम लोग कहते हैं कैच पिन। यह एक पिन होता है जो कैच करने के लिए होता है, किसी को कैच करता है। असल में यह कैच कट और कैच पिन आगे चल करके जब आप चलेंगे पता चलेगा। ये जो डाग है, इन्हीं डाग का ये जो पूंछ है, टेल है, लेथ कैरियर या डाग का ये जो टेल है, इसी कैच कट या कैच पिन में फंसता है जब इस्तेमाल में आते हैं ये दोनों एक साथ। तो हम लोग ड्राइविंग प्लेट को देख रहे थे, यह भी एक सर्कुलर डिस्क होता है फेस प्लेट की तरह, लेकिन इसके ऊपर कोई भी जो है कि होल या स्लॉट नहीं बना होता है। इसमें दो चीज बने होते हैं इसके परिधि पर, एक तरफ कैच पिन, दूसरे तरफ कैच कट। और इधर क्या होता है, एक बास या हब निकला होता है, इसके अंदर इंटरनल चूड़ी होता है। ये क्या है, इंटरनल थ्रेड। ये जो है इंटरनल चूड़ी बनी हुई है यहां पर। ये इंटरनल चूड़ी जाकर के लेथ मशीन के मेन स्पिंडल पर बने हुए एक्सटर्नल चूड़ी में टाइट हो जाता है। यह कास्ट आयरन का बना हुआ होता है। अब हम दूसरे लेथ एक्सेसरीज पर चलते हैं जिसका नाम है लेथ कैरियर। लेथ कैरियर क्या होता है, कुछ इस तरीके का बना हुआ कास्ट आयरन का एक पीस होता है। इसमें ऊपर की तरफ एक सेट स्क्रू लगा होता है। ये दोनों देखिए, लेथ कैरियर जो डाग होता है वह दो टाइप का होता है, एक होता है स्ट्रेट टेल डाग और एक होता है बेंड टेल डाग। देखिए ये जो है इसे हम लोग कहते हैं स्ट्रेट टेल डाग और ये क्या है, बेंट। बेंट मतलब मुड़ा हुआ। देखिए अब इसका नाम क्या है, डाग। डाग मतलब कुत्ता, तो क्या यह कुत्ता है? इसमें जो टेल होता है इसी वजह से इसका नाम डाग रखा गया है। यहां पर जो डाग होता है लेथ एक्सेसरीज में जो डाग होता है वह दो टाइप का होता है, एक सीधी पूंछ वाला और एक टेढ़ी पूंछ वाला। जो सीधी पूंछ वाला होता है वो भी लेथ के ड्राइविंग प्लेट के साथ इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन उसका जो पूंछ होता है वो कैच पिन में फंसता है। और जो टेढ़ी पूंछ वाला डाग होता है, टेढ़ी पूंछ वाला कैरियर होता है, वो भी ड्राइविंग प्लेट के ही साथ इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन उसका ये जो पूंछ है, टेढ़ा वाला पूंछ, वो कहां पर फंसता है, कैच कट में फंसता है। अब डाग के हिस्से को देखिए, डाग में क्या है, एक सेट स्क्रू है। सेट स्क्रू पर इधर जैसे कि आपका स्टडी में या रेस्ट में लगा हुआ था, यहां पर ब्रास कैप, इसमें भी ब्रास कैप लगा हुआ होता है। अगर ब्रास कैप नहीं लगा हुआ है तो जिस कार्यखंड को इसमें फंसाते हैं, जिस कार्यखंड को इसमें पकड़ते हैं, उसके ऊपर एक इस तरीके का शीट मेटल का बना हुआ सॉफ्टवेयर मटेरियल लगा देते हैं, जिससे हम लोग कहते हैं सिम, SHIM। ये वर्कपीस पर इस सेट स्क्रू की सहायता से निशान को बचाने के लिए होता है। सेट स्क्रू से वर्कपीस के ऊपर कोई खुरचन, कोई स्क्रैच निशान न बन जाए, इसके लिए यह सिम इस्तेमाल किया जाता है या यह ब्रास कैप इस्तेमाल किया जाता है। ये होता है टेल। लेथ कैरियर या लेथ डाग का यह क्या होता है, टेल। यह कैसा टेल है, स्ट्रेट टेल है। इसका टेल स्ट्रेट होने के कारण इस डाग को हम लोग कहते हैं स्ट्रेट टेल डाग, और इसका जो टेल है यह बेंट होने के कारण, मुड़ा हुआ होने के कारण, इसे हम लोग कहते हैं बेंट टेल डाग। यह टेल कैसा है, बेंट है।
ऐसे मुड़ा हुआ है, लेकिन इसका टेल सीधा है। अब इन दोनों का, ड्राइविंग प्लेट का और डॉग का इस्तेमाल कब किया जाता है, कैसे किया जाता है, उसको हम बताएंगे। हमने आपको कंस्ट्रक्शन बताया, आपको कंस्ट्रक्शन समझ में आया कि नहीं? कंस्ट्रक्शन अगर नहीं समझ में आया तो फिर से सुनिए। जो आपका ड्राइविंग प्लेट होता है, यह लेथ मशीन के मेन स्पिंडल पर लगाया जाता है। इसमें कास्ट आयरन का बना हुआ एक सर्कुलर डिस्क होता है और सर्कुलर डिस्क के परिधि पर एक कैच पिन होता है, एक कैच कट होता है। उसके पीछे की ओर क्या होता है, हब या बास, उसमें इंटरनल चूड़ी होती है। वहीं इंटरनल चूड़ी लेथ मशीन के मेन स्पिंडल पर जाके टाइट होता है। और इधर है डॉग या कैरियर। यह दो तरीके का होता है, स्ट्रेट टेल डॉग और बेंड टेल डॉग। यह डॉग या कैरियर हमेशा लेथ ऑपरेशन के दौरान इस ड्राइविंग प्लेट के साथ इस्तेमाल किया जाता है। अब हम इसको समझने के लिए आगे चलते हैं। अब मान लीजिए आपके पास एक वर्क पीस है। इस वर्कपीस पर आपको लेथ मशीन की सहायता से मशीनिंग करनी है। बेलनाकार कार्यखंड है, इस पर लेथ मशीन की सहायता से मशीनिंग करनी है। आप सभी जानते हैं लेथ मशीन की सहायता से मशीनिंग करने के लिए इसको पहले लेथ मशीन पर चढ़ाएंगे। तो लेथ मशीन पर चढ़ाने के लिए आप इसे किसी न किसी वर्क होल्डिंग डिवाइस में पकड़ेंगे। किस वर्क होल्डिंग डिवाइस में पकड़ेंगे? हो सकता है चक में पकड़े, 3 जा 4 जा, मैग्नेटिक चक, कालेट, हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक चक, कॉम्बिनेशन चक, इस तरीके के बहुत सारे चक होते हैं, उसमें पकड़ सकते हैं आप। या हमने और भी बहुत सारे वर्क होल्डिंग डिवाइस बताए हैं जिसमें आपको सुटेबल लगेगा, उसमें पकड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना है, इसको इन बिटवीन सेंटर पकड़ना है। कभी कभी कार्यखंड को इन बिटवीन सेंटर यानी लाइव सेंटर और डेड सेंटर के बीच में पकड़ना पड़ता है। यही लाइव सेंटर और डेड सेंटर के बीच में जब पकड़ लेते हैं तो वर्कपीस को ड्राइव देने के लिए इन दोनों चीज का, कैरियर का और डॉग का जरूरत पड़ता है। अब देखिए इधर क्या है, हेड स्टॉक। ये क्या है, लेथ मशीन का बेड। और इधर दाहिने तरफ क्या होता है, बेड के, बेड पर दाहिने तरफ क्या होता है, ऐसे टेल स्टॉक। ये लेथ मशीन का बेड है नीचे। इधर क्या है, हेड स्टॉक। इधर क्या है, टेल स्टॉक। ये है एक वर्कपीस। हेड स्टॉक से बाहर की तरफ क्या निकला रहता है, आप सभी जानते हैं, एक मेन स्पिंडल निकला हुआ होता है ऐसे। टेल स्टॉक से बाहर की ओर एक स्पिंडल निकला होता है। टेल स्टॉक भी लेथ बेड पर बंधा होता है, हेड स्टॉक भी लेथ बेड पर बंधा होता है। हेड स्टॉक बाईं तरफ और टेल स्टॉक दाईं तरफ। टेल स्टॉक से जो स्पिंडल बाहर निकला होता है उससे क्या होता है, इस तरीके से एक डेड सेंटर निकला होता है। और हेड स्टॉक से जो स्पिंडल बाहर निकला हुआ होता है, इस स्पिंडल के अंदर भी क्या होता है, एक मोस्ट टेपर होता है। इस मोस्ट टेपर से जो हम सेंटर निकालते हैं बाहर की तरफ, इस सेंटर को हम लोग लाइव सेंटर कहते हैं। टेल स्टॉक की तरफ जो सेंटर निकलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, डेड सेंटर कहते हैं। इतना आप सभी लोग जानते हैं, खूब अच्छे से जानते हैं। अब देखिए यहां पर हमने वर्कपीस को किसी वर्क होल्डिंग डिवाइस में नहीं पकड़ा है, बस दोनों तरफ से क्या कर दिया है, वर्कपीस में कॉम्बिनेशन, वर्कपीस में जैसे कि यह वर्कपीस है, इस वर्कपीस में कॉम्बिनेशन सेंटर ड्रिल की सहायता से इस तरीके से दोनों तरफ काउंटर सिंकिंग करके ला करके इधर हेड स्टॉक से निकले हुए लाइव सेंटर और टेल स्टॉक से निकले हुए डेड सेंटर में ऐसे फंसा दिए। अब अगर लेथ मशीन को चलाएंगे तो क्या यह वर्कपीस घूमेगा? घूमेगा? क्यों घूमेगा? यह तो खाली इधर और इधर से सपोर्ट दिया गया है। हो सकता है लेथ मशीन को चालू करने पर यह वर्कपीस थोड़ा बहुत घूम जाए, लेकिन जैसे ही आप टूल का कांटेक्ट कराएंगे वर्कपीस का घूमना रुक जाएगा, क्योंकि हेड स्टॉक का जो मेन स्पिंडल है इसको कोई वर्क होल्डिंग डिवाइस की सहायता से नहीं पकड़ा है। जैसे ही आप इसमें कोई टूल लगाएंगे यह रुक जाएगा और इधर सेंटर घूमता रहेगा, क्योंकि इसका पकड़ नहीं है, खाली क्या किया गया है, सपोर्ट दिया गया। देखिए ग्रिप और सपोर्ट में अंतर है, पकड़ और सपोर्ट में अंतर है। पकड़ने में क्या होता है, चक आकर के ऐसे पकड़ लेता है, लेकिन सपोर्ट में एक सेंटर आकर के इस काउंटर सिंकिंग में ऐसे घुस गया है, बस सपोर्ट किया है। तो जब लेथ मशीन को चलाएंगे तो क्या यह घूमेगा? नहीं घूमेगा। तो अब कैसे घुमाएंगे इसको?
कुछ बच्चे सोच रहे हैं जब घुमाने का अच्छा खासा जुगाड़ था चक, तो ये सब बवाल पाली काहे रहे हैं, चक में लगा के घुमाइए ना। देखिए इसका भी जरूरत है, अभी आपको समझ में आएगा कि ये सब बवाल हम काहे पाल रहे हैं। ये सब बवाल पालने का कारण है कभी कभी लेथ मशीन पर कार्यखंड को इन बिटवीन सेंटर पकड़ के चलाना पड़ता है, जैसे टेल स्टॉक ऑफसेट विधि से टेपर टर्निंग करते समय, और भी दूसरे मेथड्स में कई बार क्या होता है इन बिटवीन सेंटर पकड़ना होता है। तो इन बिटवीन सेंटर हमने पकड़ तो लिया, सपोर्ट तो कर लिया, लेकिन लेथ मशीन को चालू करने पर वर्कपीस अभी घूमा नहीं, और अगर घूमा भी तो इतना धीरे धीरे घूमा कि ऐसे हाथ से पकड़ लेंगे तो वर्कपीस का घूमना बंद हो जाएगा और लेथ मशीन चलता रहेगा, यहां सेंटर घूमता रहेगा, लाइव सेंटर। तो इस सेंटर में पकड़े हुए स्थिति में कार्यखंड को कैसे घुमाया जाए। अब कार्यखंड को घुमाने के लिए दो चीजें पिक्चर में आती है, एक यह बाएं तरफ वाला और एक यह दाएं तरफ वाला। कैसे आती है पिक्चर में, इसको थोड़ा सा समझिए। ये जो लेथ मशीन में से मेन स्पिंडल निकला हुआ है, इस मेन स्पिंडल पर हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से इसको लेकर के आएंगे, इस तरीके से इसके ऊपर जो है लगा करके टाइट कर देंगे। देखिए इधर जो मेन स्पिंडल है, मेन स्पिंडल के ऊपर इस हम ड्राइविंग प्लेट को टाइट कर देंगे। यह मेन स्पिंडल के ऊपर ड्राइविंग प्लेट टाइट हो गया। ड्राइविंग प्लेट को जब मेन स्पिंडल के ऊपर टाइट कर दिए तो देखिए ये रहा मेन स्पिंडल और ये रहा ड्राइविंग प्लेट, और ये क्या है, लाइव सेंटर। मेन स्पिंडल के ऊपर ड्राइविंग प्लेट को ऐसे टाइट कर दिए तो यहां पर डायग्राम में इस तरीके से दिखेगा। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए हम बड़ा करके बना दिए हैं, वो यहां पर दिख रहा है। इसमें से सेंटर ऐसे बाहर की तरफ निकला रहेगा जो कि ऐसे है, इस तरीके का है यहां पर डायग्राम। मेन स्पिंडल ये है, इसके ऊपर ड्राइविंग प्लेट का ये हब या बास है, यह मेन स्पिंडल पर टाइट है। इसमें से ऐसे बाहर की तरफ यह सेंटर निकला हुआ है, यही सेंटर इस तरीके से वर्कपीस को सपोर्ट किया हुआ है। अब एक हमने क्या लगा दिया यहां पर, ड्राइविंग प्लेट में आप सभी जानते हैं ऊपर क्या है, इस तरीके से कट बना हुआ है, और नीचे क्या है, इस तरीके से एक पिन है। ऊपर वाले को कहा गया है कैच कट और नीचे वाले को कहा गया है कैच पिन। अब ये जो आपका डाग है, इस डाग में क्या करना है, जिस वर्कपीस, ये जो आपका वर्कपीस है, इस वर्कपीस को लेकर के डाग के अंदर ऐसे डालना है और ऊपर वाले सेट स्क्रू को इस तरीके से टाइट कर देना है। जब आप टाइट कर देंगे ऊपर वाले सेट स्क्रू को तो देखिए कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ये वाला जो है कि ये जो डाग है इसको हमने इधर से डाल करके ऊपर से सेट स्क्रू को टाइट कर दिया। अब ये जो है आपका ये वर्कपीस हो गया। वर्कपीस में यह सेट स्क्रू का जो आपका ब्रास कैप था वह आकर के पकड़ करके टाइट हो गया। अब इसको इसी परिस्थिति में जब डाग को लेकर के यहां आएंगे तब डाग कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। अब देखिए ये जो डाग था, डाग के ऊपर आपने क्या किया, इस तरीके से सेट स्क्रू लगा करके जब टाइट कर दिया ऐसे, तो यह डाग वर्कपीस को पकड़ करके टाइट हो गया। इस तरीके से कॉम्बिनेशन बन गया। जिसको न समझ में आ रहा हो, इधर हमने लेफ्ट साइड में एक डायग्राम भी लगा दिया है, बना बनाया, उसको देख करके समझ सकता है। अब यह क्या हो गया, मेन स्पिंडल पर कैच प्लेट, मेन स्पिंडल पर आपका ड्राइविंग प्लेट हो गया जो कि घूम रहा है। ड्राइविंग प्लेट से निकला हुआ यह जो पिन है यह किस में फंस गया, स्ट्रेट टेल डाग के टेल में। यह जो डाग वर्कपीस पर बांध दिया गया यहां पर इसके टेल में फंस गया। अब क्या होगा, जब आप लेथ मशीन को चालू करेंगे, कार्यखंड इन बिटवीन सेंटर ही सपोर्ट किया गया, लेकिन जब लेथ मशीन को आप चालू करेंगे, मेन स्पिंडल घूमा, मेन स्पिंडल घूमेगा तो ये वाला आपका जो है कि जो आपका ड्राइविंग प्लेट यहां पर लगा हुआ है ये वाला घूमने लगेगा। जब यह ड्राइविंग प्लेट घूमने लगेगा तो क्या होगा,
ड्राइविंग प्लेट घूमने लगेगा तो ड्राइविंग प्लेट से निकला हुआ जो कैच पिन है, ए वाला कैच पिन देखिए यहां पर दिखाया गया है। कैच पिन क्या है, स्ट्रेट टेल डाग के टेल से जो है कि फंसा हुआ है। यह कैच पिन घूमेगा तो यह डाग भी इस तरीके से घूमने लगेगा। जब डाग घूमने लगेगा तो इस तरह से ये वर्कपीस भी आपका रोटरी मोशन करने लगेगा। अब यहां से आपको क्या समझ में आया, यहां से आपको यह समझ में आया कि कार्यखंड की जो पकड़ है वो लूज है। कार्यखंड को केवल सपोर्ट किया गया है, कार्यखंड को पकड़ा नहीं गया है। कार्यखंड को इन बिटवीन सेंटर, लाइव सेंटर और डेड सेंटर के बीच में सपोर्ट कर दिया गया है। इसके बाद भी कार्यखंड को घुमाया जा रहा है। इसके बाद कार्यखंड को घुमाने के लिए दो चीज इस्तेमाल की गई है, एक ड्राइविंग प्लेट और एक डाग। एक ड्राइविंग प्लेट और एक डाग इस्तेमाल करके कार्यखंड को इन बिटवीन सेंटर पकड़े होने के बाद भी, इन बिटवीन सेंटर सपोर्ट के बाद भी कार्यखंड को घुमाया जा सकता है। अब कार्यखंड को ऐसे घुमाने की जरूरत क्या पड़ी, कार्यखंड को ऐसे घुमाने की जरूरत मेनली ये है, कभी कभी कार्यखंड को इस तरीके से लूज ग्रिप के साथ भी मशीनिंग करना होता है, जैसे टेल स्टॉक ऑफसेट विधि से टेपर टर्निंग करना। देखिए लेथ मशीन पर कार्यखंड को इन बिटवीन सेंटर पकड़ने के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है। इसकी जरूरत पड़ी, ड्राइविंग प्लेट की, डाग की जरूरत पड़ी और दो सेंटर्स की जरूरत पड़ी, डेड सेंटर और लाइव सेंटर्स की। इन बिटवीन सेंटर पकड़ने का मतलब होता है केंद्रों के बीच पकड़ना। किस किस केंद्र के बीच में पकड़ा गया है, इस केंद्र और इस केंद्र के बीच में, एक लाइव सेंटर और डेड सेंटर के बीच में। इसके बीच में पकड़ करके अगर कार्यखंड को चलाना हो तो हमें ड्राइविंग प्लेट और डाग की अतिरिक्त जरूरत पड़ती है। यहाँ पर जो हमने डाग इस्तेमाल किया है वो स्ट्रेट टेल डाग इस्तेमाल किया है। एक बेंट टेल डाग भी है। यह बेंट टेल डाग कब इस्तेमाल किया जाता है, जब हमें यहाँ पर न फंसाना पड़े, हम इस कैच पिन में नहीं फंसाना चाहते हैं, पॉजिटिव ड्राइव चाहते हैं बिल्कुल, वहां पर क्या है कि हम कैच कट में फंसाएंगे, कैच कट में फंसा देंगे। इस तरीके से बेंट टेल वाला डाग लेकर के ऐसे इसमें लगा देंगे। अब आपका ये जो सेट स्क्रू है वैसे नीचे से आ जाएगा। अब यह आपका इसमें कैच कट में फंस जाएगा। जब आपका जैसे घूमना शुरू करेगा वैसे जो है कि आपका वर्कपीस भी घूमना शुरू कर देगा। जैसे ही लेथ मशीन चालू होगा वैसे ही वर्कपीस भी घूमने लगेगा। लेकिन स्ट्रेट टेल डाग में क्या था कि एक चक्कर के बाद यह जो है कि इसके संपर्क में आता, जैसे कि यहाँ पर पिन है और यहाँ पर डाग का स्ट्रेट टेल है, तो डाग का स्ट्रेट टेल जब आकर के पिन में टकराता तभी घूमता। लेकिन जब बेंट टेल डाग इसके कट में फंस गया है तब टकराने का कोई बात नहीं, हमेशा इंगेज ही रहेगा, चलेगा। इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि ड्राइविंग प्लेट और डाग का क्या इस्तेमाल है। जिसको समझ में आया अच्छी बात है, जिसको नहीं समझ में आया वह एक बार फिर से समझे। किसी वर्कपीस को इस डाग में कैसे लगाते हैं, इस वर्कपीस को ऐसे इसमें डाल देते हैं, इसके बाद इस सेट स्क्रू को टाइट कर देते हैं। ये जो स्ट्रेट टेल का स्ट्रेट टेल है वह किसके साथ कांटेक्ट बनाता है, स्ट्रेट टेल आता है कैच पिन के साथ कांटेक्ट बनाता है। अगर बेंट टेल डाग इस्तेमाल किया जा रहा है तो बेंट टेल डाग का जो टेल है वो कैच कट के साथ कांटेक्ट बनाता है। ये दोनों जो ड्राइविंग प्लेट है और डाग है एक साथ इस्तेमाल किए जाते हैं, कोई एक डाग इस्तेमाल किया जाता है, दोनों एक साथ इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं। इस तरीके से हमारा यह लेथ एक्सेसरीज ड्राइविंग प्लेट और डाग भी खत्म हो गया। कुछ बच्चों को ड्राइविंग प्लेट और डाग का वर्किंग समझ में आ गया, लेकिन कुछ बच्चों को अभी भी नहीं समझ में आया। जिन बच्चों को नहीं समझ में आया उन्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब हम लेथ ऑपरेशन की पढ़ाई शुरू करेंगे तो इसको एक बार फिर से करेंगे, तो वहाँ हम फिर से समझाएंगे कि वर्कपीस को इन बिटवीन सेंटर पकड़ने की क्यों ज़रूरत पड़ती है, वर्कपीस को इन बिटवीन सेंटर पकड़ने के लिए लेथ के किन एसेसरीज का इस्तेमाल किया जाता है, लेथ के उन एसेसरीज का इस्तेमाल करके वर्कपीस पर कौन कौन से ऑपरेशन किए जाते हैं, टेल स्टॉक ऑफसेट विधि से टेपर टर्निंग कैसे किया जाता है। जब हम यह पढ़ेंगे तो एक बार यह फिर से आएगा, समझ में आ जाएगा। अभी आप इसको माइंड में रिसाइक करते रहिए, आप नोट्स बनाते रहिए।
इस तरह से हमारा जो लेथ एसेसरीज की पढ़ाई हुई वो कंप्लीटली खत्म हो गई। लेथ एसेसरीज में आपने क्या क्या पढ़ा, लेथ चक और टाइप ऑफ लेथ चक पढ़ा, सेंटर और टाइप ऑफ सेंटर। इसके अलावा आपने पढ़ा फेस प्लेट, एंगल प्लेट, मैंड्रेल, ड्राइविंग प्लेट, डाग, स्टेडी। इतनी सारी एसेसरीज को पढ़ने के बाद अब आपका लेथ मशीन की पढ़ाई में जो अगला टॉपिक है वो आता है लेथ ऑपरेशंस। लेथ मशीन पर कौन कौन से ऑपरेशंस किए जाते हैं, टर्निंग क्या होता है, टर्निंग कितने टाइप का होता है, फेसिंग क्या होता है, फेसिंग और टर्निंग में क्या अंतर होता है, थ्रेड कटिंग क्या होता है, लेथ मशीन पर थ्रेड कटिंग के लिए कौन से टूल इस्तेमाल किए जाते हैं, लेथ मशीन पर स्पेशल मशीनिंग ऑपरेशन और लेथ मशीन पर जनरल मशीनिंग ऑपरेशन में क्या अंतर है, इन सब की पढ़ाई हम पढ़ेंगे लेथ ऑपरेशंस में।